दोस्तों मान लीजिए आपके पास जीतने वाला एक मजबूत तर्क था, लेकिन आपने उसे पहले केस में कोर्ट के सामने रखा ही नहीं। अब क्या आप अपने अगले केस में उस तर्क को लेकर आ सकते हो? बहुत सारे लोग कहेंगे कि बिल्कुल लेकर आ सकते हैं, क्या समस्या है? लेकिन सीपीसी का सेक्शन 11 कहता है बिल्कुल नहीं। और यही खेल है कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा का, जिसे आज हम समझेंगे बिल्कुल ज़ीरो से। स्वागत करता हूं आपका द यूट्यूब चैनल द कोर्ट रूम ट्रायल के अंदर। चल रही है रेस जुडिकेटा की सीरीज़, और आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा, क्योंकि ऑलरेडी हम सब कुछ कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा पे पढ़ चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा। कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा के केस में हमने एक चीज़ लास्ट क्लास में सबसे इम्पोर्टेंट चर्चा करी थी कि पर्टिकुलरली ऐसे मैटर इन इशू जो कि सूट नंबर 1 के समय एग्जिस्ट करते थे। सूट नंबर 1 के समय जितने भी मैटर इन इशू एग्जिस्ट करते थे, ये प्लेंटिफ की ड्यूटी थी कि उन मैटर इन इशू को उसी वक्त पे रेज कर लिया जाए। बट सपोज डेलिब्रेटली अगर प्लेंटिफ ने मान लीजिए 2 मैटर इन इशू छोड़ दिए, तो सूट नंबर 2 के अंदर वो उन मैटर इन इशू को वापस रेज नहीं कर सकता। और यही चीज़ हमने बात करी थी मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटैंशियली इन इशू की। जब हम लोग कल लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे, तब हमने देखा था मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटैंशियली इन इशू। सब्सटैंशियली इन इशू, और जस्ट इसके अपोजिट भी हमने देखा कि मैटर कोलैटरली एंड इंसिडेंटली इन इशू। सो ऐसे पर्टिकुलर मैटर जो कि अननेसेसरली रेज किए गए हैं। भाई ज़रूरी तो नहीं कि जो पार्टीज़ हैं वो बहुत प्रॉम्प्ट हैं और सिर्फ वही इशू रेज कर रही हैं जो कि एक्चुअली सूट के अंदर डिसाइड होने के लिए आवश्यक है। हो सकता है ऐसे बहुत सारे पेरिफेरियल इश्यूज भी रेज कर लिए गए हों जो कि एक्चुअली उस सूट को डिसाइड करने के लिए आवश्यक ही नहीं थे। सो ऐसे पर्टिकुलर इशू जो कि अननेसेसरली रेज्ड हैं, अननेसेसरली अगर जिनको आपने रेज किया है, अननेसेसरली रेज्ड हैं, वो पर्टिकुलर इशू क्या होते हैं? वो इशू होते हैं मैटर्स नॉट डायरेक्टली एंड सब्सटैंशियली इन इशू। ऐसी मैटर्स को बोलते हैं मैटर्स कोलैटरली एंड इंसिडेंटली इन इशू। अब ऐसे पर्टिकुलर मैटर्स में जो कि मैटर्स कोलैटरली एंड इंसिडेंटली इन इशू है, इसके ऊपर कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा नहीं लगेगा। कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा सिर्फ उन्हीं पर्टिकुलर मैटर्स में लगेगा जो कि डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू हैं। चलिए एक्सप्लेनेशन 4 के ऊपर चलते हैं और बात करते हैं। एक्सप्लेनेशन 4: एनी मैटर विच माइट एंड ought to have been made any matter which might and ought to have been made ground of defense or attack। ग्राउंड ऑफ डिफेंस और अटैक, लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस किया था इस चीज़ को कि प्लेंटिफ प्रूव करेगा अपने लीगल राइट को और डिफेंडेंट डिसप्रूव करने का प्रयास करेगा। मतलब प्लेंटिफ प्रूव करना चाहेगा अपने मैटर इन इशू को और डिफेंडेंट डिसप्रूव करना चाहेगा अपने मैटर इन इशू को। मतलब एक होगा ग्राउंड ऑफ अटैक बाय द प्लेंटिफ और दूसरा होगा ग्राउंड ऑफ डिफेंस बाय द डिफेंडेंट। सो एनी मैटर विच माइट एंड ought to have been made ground of defense or attack in such a former suit shall be deemed to have been matter directly and substantially in issue in such a suit shall be deemed to be a matter directly and substantially in issue in such a suit। such suit मतलब former suit। तो ऐसा पर्टिकुलर मैटर जो कि आपका मैटर इन इशू था, मतलब फॉर द प्लेंटिफ इट वाज द ग्राउंड ऑफ अटैक और डिफेंडेंट के लिए इट वाज द ग्राउंड ऑफ डिफेंस। और उस वक्त पे मतलब फॉर्मर सूट के अंदर दैट मैटर वाज मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू। सो इवन इफ अगर आपने रेज नहीं किया, मतलब यू डेलिबरेटली फेल्ड टू रेज दोज मैटर इन इशू इन द सूट नंबर 1, तो ये माना जाएगा कि यू हैड ऑलरेडी रेज्ड दोज इशूज और सब्सिक्वेंटली एक्सक्यूज मी, और सब्सिक्वेंटली आप उन मैटर्स को वापस रेज नहीं कर सकते हो। तो एक्सप्लेनेशन 4 जो है वो कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा के संबंध में है, राइट। तो द मैटर विच आर असेंशियल, भाई देखिए अगर हम बात करते हैं कि मैटर्स डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू की, सब्सटेंशियली इन इशू, ये पर्टिकुलर मैटर्स कौन से होते हैं? ये वो मैटर्स होते हैं जिनके बेसिस पर, ये वो बेसिस होते हैं जिनसे सूट एक्चुअली डिसाइड होता है।
सूट डिसाइड होता है. सो द मैटर्स विच आर essential for the final determination of the suit will be called the matters directly and substantially in issue, right? क्योंकि these are the basis. बता भाई, ये वो मैटर इन इशू हैं जो कि एक्चुअली बेसिस हैं सूट का. सो दीज आर नोन एज द मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू. और ये प्लेंटिफ की ड्यूटी है, पार्टी की ड्यूटी है टू रेज ऑल दोज इशूज इन ऑर्डर टू हैव द फाइनलिटी ऑफ द सूट. Or if the plaintiff want any issue to be determined, any issue or the matter to be determined, or you can say that to be adjudicated in totality. एडजुडिकेटेड इन टोटलिटी मतलब आप चाहते हो कि देयर मस्ट बिन एंड टूवर्ड्स द लिटिगेशन. तो ये एक प्लेंटिफ की बाउंडन ड्यूटी है कि वो हर ऐसे मैटर इन इशू को रेज कर ले, किसमें, फॉर्मर सूट में रेज कर ले या फॉर्मर कोर्ट में रेज कर ले, जो कि मैटर्स डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू थे. मतलब ये ऐसे मैटर हैं जिनसे सूट एक्चुअली डिसाइड होता है. तो ये प्लेंटिफ की ड्यूटी थी कि जब उसने सूट नंबर 1 फाइल किया कोर्ट के अंदर, तो उस वक्त पे जितने भी मैटर इन इश्यूज थे, जितने भी उसके ग्राउंड ऑफ अटैक थे, एज पर एक्सप्लेनेशन 4 ऑफ सीपीसी, ये प्लेंटिफ की ड्यूटी है कि वो उनको कंप्लीटली रेज करे. और मान लीजिए अगर उसने इन 3 में से ये 2 रेज नहीं किए और सब्सिक्वेंट सूट के अंदर वो ये रेज करता है, तो एज पर एक्सप्लेनेशन 4 ये माना जाएगा कि दैट ही हैड ऑलरेडी रेज्ड दोज इश्यूज इन अ सूट नंबर 1. ये ऑलरेडी सूट नंबर 1 में रेज हो चुके हैं. और ये भी माना जाएगा कि ऑलरेडी कोर्ट ने इसके ऊपर जो है वो जजमेंट दे दिया है. कोर्ट ने ऑलरेडी इसके ऊपर जजमेंट दे दिया है. अब मान लीजिए जस्ट इसके अपोजिट अगर बात करें, बट इफ़ इट हैज़ बी सपोज फॉर एग्जांपल जस्ट अपोजिट अगर बात करें, तो ऐसे मैटर्स इन इशू होंगे विच आर कोलैटरली इंसिडेंटल इन इशू. तो इफ़ द कोर्ट डिटरमाइन सच इशूज़, मान लीजिए अगर फॉर एग्जांपल ये वाले मैटर्स कोलैटरली एंड इंसिडेंटली इन इशू अगर हैं, मैटर्स कोलैटरली एंड इंसिडेंटली अगर इशू है और कोर्ट यहाँ पर इसको डिसाइड करती है, फॉर एग्जांपल ये मैटर डायरेक्टली इन इशू नहीं थे, बट कोर्ट ने मैटर्स जो हैं कोलैटरली एंड इंसिडेंटली इन इशूज़ को भी अगर डिसाइड कर दिया, सो इफ़ द कोर्ट डिटरमाइन सच इशू द रेस जुडिकेटा विल नॉट अप्लाई अपॉन दोज इशूज़ अपॉन सब्सिक्वेंट सूट. ये बात याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि देखिए मैटर्स डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू थे, आपने रेज किया, कोर्ट ने डिसाइड किया, सब्सिक्वेंट सूट पर रेस जुडिकेटा लगेगा. बट मान लीजिए मैटर्स डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इशू नहीं थे, मैटर्स कोलैटरली एंड इंसिडेंटली इन इशूज़ थे, दैट हैड बीन actually decided by the court. So even if that had been decided by the court, अगर subsequent suit में ये matters वापस रेज होते हैं तो रेस जुडिकेटा इसके ऊपर नहीं लगेगा, क्योंकि रेस जुडिकेटा सिर्फ और सिर्फ उन्हीं मैटर्स पर लगेगा which has been the matters directly and substantially in issue. इसको थोड़ा सा और अपन क्लैरिफाई करते हैं, तब आपको ये समझ में आएगा. थोड़ा फिगर्स वगैरह अपन देखते हैं और उसके बाद अपन समझते हैं. देखिए ये है आपका मैटर इन इशू, ये है अरे यार गड़बड़ हो गया, फिर से बनाऊं, थोड़ा टाइम वेस्ट हो गया आपका, सॉरी. ये ठीक, ओके. अब ये है मैटर्स डायरेक्टली नहीं, मैटर इन इशू बोल दीजिए, मैटर इन इशू, ये है मैटर इन इशू, ठीक है. अब ये मैटर इन इशू है, इसके एक्चुअली 2 विंग्स हैं. कौन कौन सा विंग है साहब? पहला विंग जो है वो ये है और दूसरा विंग जो है वो ये है, ठीक है साहब. अब कौन कौन सा विंग है? मैटर इन इशू हो गया, ये हो गया डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू, ये हो गया. और दूसरा है कोलैटरली एंड इंसिडेंटली इन इशू, ठीक है. ये 2 विंग्स हो गए.
मैटर इन इशू एक्चुअली दो टाइप के मैटर इन इशू होते हैं। एक तो मैटर इन इशू हो गया जो डायरेक्टली एंड सब्सटेंशली इन इशू है, और दूसरा मैटर इन इशू हो गया आपका जो कोलेटरली एंड इंसिडेंटली इन इशू है, राइट। अब फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं कि रेस जुडिकेटा जो लगेगा वो, और कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा लगेगा वो इस पे लगेगा, मतलब मैटर्स डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इशू पे लगेगा, कोलेटरली एंड इंसिडेंटली इन इश्यूज पर नहीं लगेगा। तो अगर भाई इस पर कोर्ट ने अपना डिसीजन दे दिया, मान लीजिए कोर्ट ने अपना डिसीजन इस पर दे दिया, कोलेटरली इंसिडेंटली इशू पे दे दिया, तो उसके ऊपर अगर सब्सिक्वेंट सूट पे यही वापस रेज किए जाते हैं तो उस पर कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा ना ही रेस जुडिकेटा नहीं लगेगा, क्योंकि हर कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। आप वापस आइए सेक्शन 12 पे, देखिए लिखा हुआ है, नो कोर्ट शैल ट्राई एनी सूट और इशू इन विच द मैटर्स डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू। मैं अपने मन से कुछ नहीं बोल रहा हूँ, आप ये मत समझिएगा कि मैं अपने मन से कुछ बोल रहा हूँ। आप ये समझें कि कोलेटरली एंड इंसिडेंटली इन इश्यूज़ के ऊपर जो है ये नहीं लगेगा मैटर्स डायरेक्टली, क्योंकि भाई अब एक्ट में ही लिखा हुआ है डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू पे होना चाहिए। अब देखिए, तो कोलेटरली पे नहीं लगेगा। अब इसके अंदर आप दो विंग्स बनाइए, मतलब मैटर्स डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इश्यूज पर आप अगर दो विंग्स बनाएंगे तो देखिए क्या होगा। अब मैटर्स डायरेक्टली इन इशू पे है, इसके अंदर भी, इसके अंदर क्या है, रेज्ड, मतलब आपने मैटर्स को रेज किया, मतलब ये कह सकते हैं ऑल मैटर इन इशू हैड बीन रेज्ड, हैड बीन रेज्ड, जितने भी मैटर इन इशू थे वो रेज किए गए, ठीक। अब उसके बाद अगर सब्सिक्वेंट सूट फाइल करोगे, सब्सिक्वेंट सूट अगर फाइल करोगे तो प्रोवाइडेड दैट सब कंडीशन फुलफिल हो रही है तो रेस जुडिकेटा लगेगा, ठीक। अब मान लीजिए कि इसका दूसरा विंग यहाँ पर ये है कि विच वर नॉट रेज्ड, विच वर नॉट रेज्ड, क्या नहीं रेज किया गया, आपने मैटरनी इशू को रेज नहीं किया, एग्जिस्ट करते थे मैटरनी इशू बट आपने रेज नहीं किया, उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, एक्सप्लेनेशन 4 और यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा लग जाएगा। ये रेज आपको करना चाहिए था, बट अब अगर आप सब्सिक्वेंट सूट के अंदर ये रेज करते हो, सब्सिक्वेंट सूट के अंदर अगर आप ये रेज करते हो तो कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा की वजह से ये बार्ड हो जाएंगे। ये है कुछ मैटर इन इशू का पूरा खेल। समझ में आई आपको बात। अब देखिए हम बात कर रहे थे रेज्ड में, भाई आपने जितने भी मैटर इन इशू थे वो रेज किए। अब इसके अंदर भी एक्चुअली दो विंग्स आते हैं, एक विंग आता है कंट्रोवर्टेड का, कंट्रोवर्टेड बोल दीजिए, कंट्रोवर्टेड मतलब एक्चुअल कंट्रोवर्सी थी, और एक आएगा अनकंट्रोवर्टेड, अनकंट्रोवर्टेड। कंट्रोवर्टेड मतलब क्या है, आपने मैटर इन इशू को रेज किया, डेफेंडेंट ने उस मैटर इन इशू को डिनाई कर दिया, और जो चीज़ आप रेज करोगे सामने वाला डिनाई करेगा, उस पर इशू बन जाएगा। बट आपने मैटर इन इशू रेज किया और डेफेंडेंट ने या तो उसको एक्सेप्ट कर लिया, या तो उसको एक्सेप्ट कर लिया या उस पर कोई रिप्लाई नहीं दिया, तो डीम्ड एडमिशन हो गया। उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, इशू नहीं बनेंगे, इशू जो है वो नहीं बनेगा उस केस में। ये मैं आपको पूरा अंदर तक चीज़ मतलब पूरा जो डीप नॉलेज है वहाँ तक हम लोग पहुँच गए हैं। तो सेटलमेंट ऑफ इश्यूज जो हैं, क्योंकि देखिए अभी हम ऑर्डर 14 नहीं पढ़ रहे, अभी हमें सिर्फ पासिंग रेफरेंस के अंदर जो है ऑर्डर 14 हम देख रहे हैं। भाई जब भी सेटलमेंट ऑफ इश्यूज होता है, सेटलमेंट ऑफ इश्यूज़ की अगर आप बात करेंगे, इश्यूज़ किस पर बनते हैं, भाई ऑर्डर 14 सीपीसी इश्यूज़ बनते हैं, इश्यूज़ विल बी डन ऑन द कंट्रोवर्टेड फैक्ट्स के ऊपर ही हमेशा इशू बनते हैं। मतलब ए ने एक फैक्ट रेज किया, बी ने उसको डिनाई कर दिया, डिनाई कर दिया, ए ने रेज किया, बी ने डिनाई कर दिया फैक्ट को, तो क्या बन गया, इशू बन गया, इशू नंबर 1। तो सेटलमेंट ऑफ इश्यूज विल
ओनली बी डन ऑन द इशूज विच वर रेज्ड एंड कंट्रोवर्टेड, और ट्रायल जो है उन्हीं के ऊपर चलेगा ऑन दोज पर्टिकुलर इशूज. बट वेयर एज फॉर द अनकंट्रोवर्टेड इशूज, मतलब पार्टीज ईदर एडमिटेड इट इन द रिटन स्टेटमेंट और रिमेन साइलेंट. इट मे बी पॉसिबल कि डिफेंडेंट जो है वो एडमिट कर ले, या he remained silent in the written statement, so it is a deemed admission. So उस particular case में जो है evidences will not be taken, whereas but both of them के लिए जो है वो res judicata लगेगा. मतलब इस वाले पूरे हिस्से के लिए अगर आप देख रहे हैं तो res judicata लगेगा या फिर constructive res judicata लगेगा, as the case may be. मेरे हिसाब से आपको बात समझ आ गई होगी. तो ये बात अपनी रही है कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा की. कुछ केस लॉज भी देख लेते हैं. कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा के ऊपर एक बिल्कुल लेटेस्ट केस लॉ आया है और बड़ा इंपॉर्टेंट केस लॉ है. सुप्रीम कोर्ट ने जो है कुछ प्रिंसिपल्स को समराइज किया है कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा के लिए. मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप इसको ज़रूर पढ़ें. लाइव लॉ पे भी अवेलेबल है. मैं आपको साइटेशन लिखवा रहा हूँ. कुछ चीज़ों पर अपन इसमें डिस्कस करते हैं एंड आफ्टर दैट वी विल मूव फर्दर इन द पार्ट ऑफ द रेस जुडिकेटा. नोट कर लीजिए केस लॉ. केस का नाम है मकर ध्वज मकर एक मिनट मकर ध्वज राम वर्सेस जगदीश राय dead through LRs and another. citation है इसकी 2026 INSC इंडिया सुप्रीम कोर्ट 636 राइट. अब इस पर्टिकुलर केस लॉ के अंदर क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ रेस जुडिकेटा के प्रिंसिपल्स को समराइज़ किया है. अब ये जो रेस जुडिकेटा के प्रिंसिपल हैं ये पैरा नंबर 8 के अंदर जो है रेस जुडिकेटा के प्रिंसिपल को सुप्रीम कोर्ट ने हाईलाइट किया. एक एक थोड़ा से अपन लोग प्रिंसिपल को डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं. देखिए क्या चीज़ बोली है, मैं एक मिनट देखता हूँ, शायद मेरे पास भी केस लॉ है. अगर केस लॉ मुझे मिल जाता है तो मैं अभी के अभी आपको बता भी देता हूँ. राइट, ये है मेरा केस लॉ. देखिए कितना बढ़िया हुआ कि अपने पास केस लॉ भी अवेलेबल है. अब केस लॉ होने से क्या है, अपन डायरेक्टली इसको डिस्कस कर लेंगे केस के साथ. पैरा नंबर 8 में अपन आ जाते हैं. ठीक है, पैरा नंबर 8 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है फ्रॉम द कंसिडर्ड perusal of the above judgments the following aspects of constructive res judicata can be highlighted. ठीक है, क्या क्या प्रिंसिपल सुप्रीम कोर्ट ने बोले हैं. constructive res judicata mandates that all the grounds that might and ought to have been employed in the proceedings should be employed to avoid multiplicity of the proceedings. देखिए वही चीज़ है जो अभी तक हम डिस्कस करते चले आ रहे हैं. उसी चीज़ के ऊपर वापस सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आप अगर रेस जुडिकेटा के बारे में बात करते हो या आप बात करते हो कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा के संबंध में, तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि चाहे कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा हो चाहे रेस जुडिकेटा हो, पर्पस क्या है, दैट देयर मस्ट बी एन एंड टूवर्ड्स द लिटिगेशन. यही पर्पस है भाई, मेन पर्पस अपना यही है. और कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा क्या है कि जब आपने सूट नंबर 1 फाइल किया था प्लेंटिफ ने, तो जितने भी ग्राउंड ऑफ अटैक थे जिससे आपका लीगल राइट प्रूव हो सकता था, वो आपको रेज करने चाहिए थे. So constructive res judicata mandates that all grounds that might and ought to have been employed in the proceedings should be employed to avoid multiplicity of the proceedings. जितने भी आपको रेज करने चाहिए थे आप उस वक्त पे कर सकते थे और करने चाहिए थे, ये आपकी ड्यूटी थी. इट इज़ अ डीमिंग फिक्शन. भाई कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा, हम शुरुआत से बात यही कर रहे हैं कि भाई कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा क्या है, एक डीमिंग फिक्शन के तौर पर काम करता है. अगर आपने ग्राउंड्स ऑफ अटैक को रेज नहीं किया,
मतलब सूट नंबर 1 में अगर आपने रेज नहीं किया तो सूट नंबर 2 के अंदर वापस अगर आप सूट नंबर 2 जब फाइल करोगे, सब्सिक्वेंट सूट फाइल करोगे, तो उस वक्त पर अगर आप वापस रेज करते हो उन ग्राउंड्स को, तो कोर्ट ये मानेगा कि ड्यू टू कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा ये मैटर इन इशू ऑलरेडी रेज किए जा चुके हैं सूट नंबर 1 में, और कोर्ट ने उनको डिसाइड भी किया है, भले ही प्लेंटिफ ने उनको रेज ना किया हो, तो डीमिंग फिक्शन किया जाएगा. It is deeming fiction of law, but its application is not uniform and instead is dependent on facts and circumstances of particular case, with a due regard to ambit of the earlier proceedings and the nexus which the matter bears to the nature of the controversy. The principle is founded on the public policy. It is a generally acceptable rule that one person should not be vexed twice over. मतलब एक व्यक्ति के ऊपर आप कितनी बार केस फाइल करोगे भाई, एक सब्जेक्ट मैटर है, एक व्यक्ति के ऊपर आप 1000 बार थोड़ी केस फाइल करोगे भाई. एक केस आपने फाइल किया है, देयर मस्ट बी एंड टूवर्ड्स लिटिगेशन. उस वक्त पर आप जितने केस फाइल कर सकते थे, मतलब जितनी आप चीज़ें फाइल कर सकते हो, आपको करना चाहिए. समझ में आ रही है आपको बात? फॉर द सेम काइंड ऑफ लिटिगेशन एज सच इट ऑल्सो अप्लाइज टू द प्रोसीडिंग्स अंडर आर्टिकल 226 of the Constitution of India. In respect of ought referred above, the sad word implies the threshold to the above mere possibility. The parties, while conducting litigation, are expected to apply reasonable diligence, legitimate purview. It is from this lens that it shall be adjudicated whether all the issues that were properly arising at litigation, which ought to have been raised, were raised or not. The principle applies with equal force in cases where the ground that might and ought to have been raised was not done on account of negligence, inadvertence, or accident. In other words, might and ought to apply cumulatively with full force without exception. The party therefore commits these errors at her own peril. मतलब अगर प्लेंटिव ड्यू टू नेग्लिजेंस, इनएडवर्टेंस या एक्सीडेंट के कारण अगर रेज नहीं करता है इन ग्राउंड्स को, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. आप उस चीज़ का प्ली नहीं ले सकते और कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा आपके ऊपर पूरी तरीके से फुल फोर्स के साथ हिट करेगा. तो ये तो मैंने आपको जस्ट एक ऑपरेटिव पैरा पढ़ा दिया कि क्या क्या सुप्रीम कोर्ट ने बोला है. मैं रिक्वेस्ट आपसे ये करूँगा कि एक बार इस केस को ज़रूर पढ़िएगा. लाइव लॉ पे भी अवेलेबल है और सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे आप INSC साइटेशन डाल के इसको पढ़ सकते हैं. राइट, चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं. इट इज़ ऑल अबाउट कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा. चलिए आगे बढ़ते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले एक केस लॉ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ. हम लोगों ने डिस्कशन किया था लास्ट टू लास्ट क्लास के अंदर कि रेस जुडिकेटा जो है वो को डिफेंडेंट्स के बीच में बिल्कुल लगता है. मतलब अगर हॉस्टिलिटी ऑफ इंटरेस्ट है को डिफेंडेंट्स के बीच में, तो रेस जुडिकेटा बिल्कुल लगेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है. जैसे फॉर एग्जांपल ए ने बी के ऊपर सूट फाइल किया और सी के ऊपर भी सूट फाइल किया, और सी इस केस में परफॉर्मर डिफेंडेंट है, तो सी का जो एडवर्स इंटरेस्ट है वो ए के साथ नहीं होगा और अपने ही को डिफेंडेंट्स के साथ होगा. अब सपोज़ उसी सब्जेक्ट मैटर के साथ फर्दर जो है बी और सी के बीच में सूट फाइल होता है, तो इस पर्टिकुलर केस के अंदर प्रोवाइडेड दैट दूसरे एलिमेंट सेटिस्फाई होते हैं, तो इसमें रेस जुडिकेटा लगेगा. तो को डिफेंडेंट्स की अगर बीच में अपन बात करें तो रेस जुडिकेटा लगता है. इसके ऊपर एक केस नोट कर लीजिए, लेटेस्ट केस है 2024 का. ये है हर नारायण तिवारी dead through LRs versus cantonment board रामगढ़ cantonment and others 2024 8 SCC 114. अब ये जो केस लॉ है इसके अंदर एक्चुअली इशू ही यही हुआ था कि वेदर द रेस जुडिकेटा विल अप्लाई ऑन द को डिफेंडेंट्स, और इस केस में बोला भी प्रिंसिपल जो है रेस जुडिकेटा इज एप्लीकेबल नॉट ओनली बिटवीन द प्लेंटिफ्स एंड द डिफेंडेंट बट ऑल्सो बिटवीन द को डिफेंडेंट्स ऑन फुलफिल ऑफ द 3 प्राइमरी कंडीशंस.
भाई प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के बीच में तो रेस जुडिकेटा लगता है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। बट अगर हम को डिफेंडेंट की बात करें, को डेफेंडेंट्स की बात करें, उस केस में रेस जुडिकेटा बिल्कुल लगता है हरनारायण तिवारी के केस के अकॉर्डिंग, बट प्रोवाइडेड दैट तीन कंडीशंस जो हैं वो फुलफिल होनी चाहिए। पहली कंडीशन जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोली दैट देयर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन दी को डेफेंडेंट्स। भाई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन को डेफेंडेंट्स, ये हम अभी तक बात करते हुए आ ही रहे हैं। देयर इज़ अ नेसेसिटी टू डिसाइड द सैड कॉन्फ्लिक्ट इन ऑर्डर टू गिव द रिलीफ टू प्लेंटिफ, राइट। अब उस मतलब बी और सी के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है, उस कॉन्फ्लिक्ट को डिसाइड करना बड़ा ज़रूरी है। मतलब मैटर जो है वो डायरेक्टली एंड सब्सटैंशियल इन इशू है को डिफेंडेंट्स के बीच में। देर इज़ अ नेसेसिटी टू डिसाइड द सैड कॉन्फ्लिक्ट इन ऑर्डर टू गिव द रिलीफ टू प्लेंटिफ, एंड देर इज़ अ फाइनल डिसीजन एडजुडिकेटिंग द सैड कॉन्फ्लिक्ट। फाइनल डिसीजन हो गया, मतलब जो सूट है वो हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड हो गया। अब ये तीन कंडीशंस जब फुलफिल हो जाएंगी, मतलब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, उस कॉन्फ्लिक्ट को डिसाइड करना, मतलब जो बी और सी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, इस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को डिसाइड करना पैरामाउंट है इन ऑर्डर टू गिव रिलीफ टू ए इज़ द प्लेंटिफ। ए को रिलीफ देने के लिए ये ज़रूरी है कि इस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को डिसाइड किया जाए। बी और सी के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है उसको डिसाइड किया जाए, और उसको डिसाइड करने के लिए वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड करना ज़रूरी है। दूसरी कंडीशन हो गई। और तीसरी कंडीशन ये है कि फाइनल डिसीजन हो चुका हो, मतलब हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड हो चुका है, जो रेस जुडिकेटा के नेक्स्ट कंडीशन है। So, where in earlier suit the rights of co-defendant in respect of suit land were neither in issue nor adjudicated, मतलब इस केस की बात मैं आपको बता रहा हूँ, तो प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा विल नॉट बी एप्लीकेबल। मतलब प्रीवियस केस में को डेफेंडेंट्स के बीच में ऐसा कोई डिस्प्यूट नहीं था सूट लैंड के रिस्पेक्ट में, तो इसलिए रेस जुडिकेटा नहीं लगा। वो इस केस के फैक्ट्स के अकॉर्डिंग है, बट लॉ जो है, कोर्ट ने इस चीज़ में लॉ डिसाइड किया कि रेस जुडिकेटा को डेफेंडेंट्स के बीच में लगता है तो उसकी क्या प्राइमरी कंडीशंस होती हैं, वो हरनारायण तिवारी के केस में हमने देखा, राइट। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। हमने कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा पढ़ लिया। अब आपको याद होगा कि जब हमने पार्ट 1 पढ़ा था रेस जुडिकेटा का, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो आई बटन में आपको कहीं ना कहीं वीडियो में मिल जाएगा, आप ज़रूर उसको रेस जुडिकेटा का पार्ट 1 देखिए, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली इस पर जंप कर रहे हैं तो यूजलेस है। इस वीडियो को तुरंत बंद करिए, पार्ट 1 देखिए, उसके बाद से रेस जुडिकेटा चालू करिए। तो पार्ट 1 में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कॉम्पिटेंसी के संबंध में, और बोला था कि थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्योंकि वहाँ पर एक ग्लिच था जिस चीज़ में थोड़ा सा समस्या आ रही थी। एक बार अपन ये चीज़ बात करते हैं कि नो कोर्ट शैल ट्राई एनी सूट और इशू इन विच द मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियल इन इशू हैज़ बीन डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियल इन इशू इन अ फॉर्मर सूट बिटवीन द पार्टीज, between the parties or between the parties under whom they or any of them claim litigating under the same title in a court competent to try such subsequent suit or the suit in which the issue has been subsequently raised। तो जो फॉर्मर कोर्ट होना चाहिए वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए इन ऑर्डर टू डिसाइड द सब्सिक्वेंट सूट, ये अपन ने डिसाइड किया था। फिर से अपन इसको पढ़ते हैं। इन अ कोर्ट कॉम्पिटेंट टू ट्राई सच सब्सिक्वेंट सूट, तो इन अ कोर्ट कॉम्पिटेंट टू ट्राई, ये हम बात कर रहे हैं किसके लिए, फॉर्मर कोर्ट के लिए बात कर रहे हैं। इन अ कोर्ट कॉम्पिटेंट टू ट्राई सच सब्सिक्वेंट सूट, सच सब्सिक्वेंट सूट मतलब फॉर्मर कोर्ट जो है, कोर्ट नंबर 1, दैट मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू ट्राई सब्सिक्वेंट सूट, सब्सिक्वेंट सूट को कॉम्पिटेंट होना चाहिए ट्राई करने के लिए, और द इशू और सूट इन विच सच सूट हैज़ बीन सब्सिक्वेंटली रेज्ड। तो ये इशू अपन ने रेज किया था, और मैंने आपको बोला था जैसे फॉर एग्जांपल ए और बी के बीच में अपन ने जो एग्जैक्ट एग्जांपल लिया था, जो मुझे याद आ रहा है मैं आपको वही एग्जांपल वापस रिपीट कर रहा हूँ। सपोज मान लीजिए कुछ इस तरीके का कंडीशन है। ए ने एक मिनट साहब, ए ने बी के ऊपर सूट फाइल किया था, ठीक। कब फाइल किया था, मान लीजिए सूट फाइल किया था
1 जनवरी 1990 के अंदर सूट फाइल किया था एक पर्टिकुलरली प्रॉपर्टी को लेके। ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी को लेकर सूट फाइल किया था। प्रॉपर्टी का नाम था एक्स, राइट। सूट डिसाइड हो गया, सूट हर्ड और फाइनली डिसाइडेड हो गया। तो इस चीज़ में कोई दिक्कत नहीं है, सूट पेंडिंग नहीं है अभी, इसमें कोई समस्या नहीं है। अब मान लीजिए हम लोग क्या बोल रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं कि जो फॉर्मर कोर्ट होना चाहिए, फॉर्मर कोर्ट जो होना चाहिए दैट मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू ट्राई सब्सिक्वेंट सूट। अब मान लीजिए इसका जो ये पुराना 1990 का सूट है, इस सूट की जो प्रॉपर्टी है वो मान लीजिए एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी थी, एग्रीकल्चर लैंड थी। और एग्रीकल्चर लैंड थी फॉर एग्जांपल 10 एकड़ की ज़मीन थी। और ये जो सर्कल वाली ज़मीन है इसी के बाजू में बी की ज़मीन थी। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये यहाँ पर ये इस चीज़ की वजह से डिस्प्यूट हो रहा था, एनक्रोचमेंट की वजह से डिस्प्यूट हो रहा था। ये बी की ज़मीन थी, ये ए की ज़मीन थी, और इसकी वजह से अपना डिस्प्यूट उठ रहा था। ये ए की नहीं, सॉरी, ये बी की थी, ये ए की ज़मीन थी। 10 एकड़ ज़मीन थी। इसका वैल्यूएशन जो था उस ज़माने में 1990 में इसकी जो ज़मीन की वैल्यू थी वो 10,000 रुपये थी। और मान लीजिए कि 10,000 रुपये थी, तो आसाम अपन ले लेते हैं। आसाम अपन इसको कवर करते हैं। तो गुवाहाटी के अंदर ये सूट फाइल हुआ सिविल जज जूनियर डिवीज़न के कोर्ट में, राइट। सिविल जज जूनियर डिवीज़न के कोर्ट में ये सूट फाइल हुआ प्रॉपर्टी, और उसके बाद जो है ये सूट डिसाइड हो गया। अब आया 2026, मान लीजिए अब सूट आया एएस और बीएस के बीच में, ठीक। एएस हैड डिराइव्ड हिज टाइटल फ्रॉम ए, लिटिगेटिंग अंडर सेम टाइटल वाली बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया है। और बी ने टाइटल डिराइव किया बीएस से, राइट। प्रॉपर्टी अभी भी जो है वो सेम प्रॉपर्टी है, तो कंडीशन तो फुलफिल हो गई, पार्टीज सेम है, लिटिगेटिंग अंडर सेम टाइटल है, तो उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। बट अब ये प्रॉपर्टी की वैल्यू हो गई मान लीजिए 2 करोड़ ऑफ रुपीज़, 2 करोड़ की ये प्रॉपर्टी हो गई। अब ये जो चलेगा, फॉर एग्जाम्पल ये चलेगा डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ। ओरिजिनल जूरिसडिक्शन जो रहेगा वो डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट में रहेगा, ओरिजिनल जूरिसडिक्शन डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट में रहेगा। अब जो सेक्शन 11 बोल रहा है वो बोल रहा है कि भाई फॉर्मर कोर्ट जो है ये फॉर्मर कोर्ट है, दिस इज द फॉर्मर कोर्ट, ये फॉर्मर कोर्ट है। एंड विच इज द सब्सिक्वेंट कोर्ट, दिस इज द सब्सिक्वेंट कोर्ट, दिस इज द सब्सिक्वेंट कोर्ट। अब वो बोल रहा है कि सब फॉर्मर कोर्ट को कॉम्पिटेंट होना चाहिए सब्सिक्वेंट सूट को ट्राई करने के लिए, सब्सिक्वेंट सूट को ट्राई करने के लिए फॉर्मर कोर्ट को कॉम्पिटेंट होना चाहिए। अब यहाँ पर ये प्रश्न आता है कि साहब ये संभव है कि साहब फॉर्मर कोर्ट किस तरीके से कॉम्पिटेंट हो सकता है। आज अगर आप 2026 की बात करोगे तो 2026 के अंदर अगर आप बात करो तो क्या फॉर्मर कोर्ट, मतलब जो सिविल जज जूनियर डिवीज़न का कोर्ट है, अगर 2 करोड़ का मामला क्या सिविल जज जूनियर डिवीज़न की कोर्ट में चल सकता है? आप बोलोगे साहब नहीं चल सकता, पॉसिबल ही नहीं है। और अगर देखा जाए, अगर आप लिटरल इंटरप्रिटेशन करो सेक्शन 11 की, और जिसमें ये बोल रहा है कि साहब द इन अ कोर्ट कॉम्पिटेंट टू ट्राई सच सब्सिक्वेंट सूट, इन अ कोर्ट मतलब फॉर्मर कोर्ट कॉम्पिटेंट टू ट्राई सच सब्सिक्वेंट सूट। तो बहुत बार ऐसी कंडीशन में तो फॉर्मर कोर्ट कभी कॉम्पिटेंट होगा ही नहीं, किसी भी कंडीशन में कॉम्पिटेंट नहीं होगा। और कॉम्पिटेंसी की हमेशा जो है वो प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि पिकुनरली लिमिट्स जो हैं, पिकुनरली लिमिट्स के कारण बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। ये एक सबसे मेजर प्रॉब्लम रहेगी पिकुनरली लिमिट में। हो सकता है फॉर्मर कोर्ट की उस ज़माने में, पुराने किसी ज़माने में लिमिट हो 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए लिमिट हो सकता है। अब वही सूट आज के वक्त में, अब देखिए प्रॉपर्टी के रेट्स बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। अब प्रॉपर्टी के रेट्स आप भी जानते हैं बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अब उसके हिसाब से वैल्यूएशन होगा। मान लीजिए सेल डीड कैंसिल करवाने के लिए आए, कैंसिलेशन ऑफ सेल डीड का मामला है। अब कैंसिलेशन ऑफ सेल डीड का अगर मामला है
इस तरीके का सूट है, तो सेल डीड का जो कंसिडरेशन अमाउंट होता है, जितने में बेची गई खरीदी गई, दैट विल बी द वैल्यूएशन ऑफ द सूट। वो जो होगा वो वैल्यूएशन हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? अब मान लीजिए पुराने समय में वैल्यूएशन 5 लाख रुपए था, अब हो सकता है वही चीज़ 5 करोड़ की हो गई हो, 5 करोड़ की हो गई हो। तो क्या ये पॉसिबल है कि फॉर्मर कोर्ट कभी सब्सिक्वेंट सूट को ट्राई कर पाएगा? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मतलब अगर आप सेक्शन 11 का इंटरप्रिटेशन करो तो भले ही सब चीज़ें सेटिस्फाई हो जाए, रेस जुडिकेटा की हर एक चीज़ सेटिस्फाई हो जाए, बट फॉर्मर कोर्ट कॉम्पिटेंट टू ट्राई सच सब्सिक्वेंट सूट, ये कभी जो है फुलफिल नहीं हो पाएगा। समझ पा रहे हैं? और ये भी हो सकता है, ये तो हमने सिर्फ पिकुनरली वैल्यू की बात करी, ये तो पिकुनरली लिमिट्स की वजह से प्रॉब्लम आएगी कि सब पिकुनरली जुरिस्डिक्शन ही कोर्ट्स का बदल गया, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जुरिस्डिक्शन चेंज हुआ है। जुरिस्डिक्शन चेंज हुआ है, क्यों हुआ है जुरिस्डिक्शन चेंज? ड्यू टू टाइम चेंज हुआ है। समय समय पर जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट्स अपने स्टेट के अंदर जुरिस्डिक्शंस चेंज करती हैं। क्यों चेंज करती हैं? क्योंकि सब, अब आप बोलिए डीए, डियरनेस अलाउंसेस बढ़ रहा है। भाई महंगाई भी तो बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, तो जो आज से 20 साल पहले 1 लाख रुपए की चीज़ थी, वो आज के वक्त में 2026 में 20 लाख रुपए की 10 लाख रुपए की चीज़ हो गई है। अब मान लीजिए जो एक मारुति 800 कार 3 लाख में मतलब आ सकती थी उस वक्त पे, 3 लाख के अंदर आ रही है। अब आप अगर देखें तो एक लग्जरी कार 50 लाख में भी आती है। तो चीज़ें बहुत बदल गई हैं पिकुनरली। अब जैसे हमारी सोसाइटी के अंदर चीज़ें बदलेगी, इन्फ्लेशन होगा, उसके हिसाब से पिकुनरली लिमिट्स भी होगी। अभी भी अगर आप सिविल जज जूनियर डिवीज़न को 10,000 रुपये का जुरिस्डिक्शन दे के मतलब रखोगे, तो होगा क्या कि जितना भी हैवी जुरिस्डिक्शन है वो डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट्स में आएगा। मतलब उनके ऊपर जो है इतना ज़्यादा जुरिस्डिक्शन आ जाएगा कि पूछिए मत आप। तो ये समस्या को आप समझिए, पिकुनरली जुरिस्डिक्शन जो है समय समय पर बदलता है। अच्छा, ये भी आप देखिए, मान लीजिए कि एक कोर्ट था, दूसरी प्रॉब्लम एक और है, कोर्ट नंबर 1 था। फॉर एग्जांपल कोर्ट नंबर 1 था, और ये कोर्ट, या अपन ये डायग्राम बना लो आज। ये जो कोर्ट था, कोर्ट नंबर 1, ये एक डिस्ट्रिक्ट जज का कोर्ट था। ये एक डिस्ट्रिक्ट जज का कोर्ट था साकेत के अंदर। ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, साकेत के अंदर था। ये सिविल केसेस सब डील करता था किस वक्त पे, सन 2000 के अंदर। ठीक, हर तरीके के केसेस डील करता था, सिविल केस भी डील करता था। अब दिल्ली के अंदर हालांकि क्रिमिनल केसेस को जो है एडिशनल सेशन जजेस देखते हैं और सिविल केसेस डिस्ट्रिक्ट जजेस देखते हैं, बट स्टेट्स के अंदर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशनल जजेस एक ही होते हैं, एंड दे यूज टू डील विद बोथ सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। दिल्ली के अंदर पेंडेंसी बहुत है, तो इस चक्कर में थोड़ा सा अलग चीज़ हुई है मेट्रोपॉलिटन एरिया की वजह से। अब मान लीजिए कि सिविल केस जो है, सिविल भी देखता था, क्रिमिनल भी देखता था। मतलब हर तरीके के, एक एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, क्रिमिनल केस हर तरीके के देखता था। और 2000 में जितने भी इलेक्ट्रिसिटी से मामले आते थे, जितने भी इलेक्ट्रिसिटी से मामले आते थे, वो सब जो है डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट में जाते थे। बट समय बदला, क्या हुआ? समय बदला, टाइम बदला, और टाइम बदलने के बाद आया आपका इलेक्ट्रिसिटी एक्ट। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट आया, और इलेक्ट्रिसिटी एक्ट ने बोला कि साहब आप स्पेशल कोर्ट बनाइए, और इसका जितना भी ट्रायल होगा वो स्पेशल कोर्ट करेगा। हालांकि क्रिमिनल नेचर का है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ पिकुनरली लिमिट्स की वजह से प्रॉब्लम नहीं आएगी। भाई फॉर्मर कोर्ट हमारे केस में इनकॉम्पिटेंट हो गया, क्यों? क्योंकि उसकी पिकुनरली लिमिट्स छोटी पड़ गई। फॉर्मर कोर्ट जो है पिकुनरली लिमिट की वजह से ट्रायल नहीं कर पा रहा। तो कैसे पिकुनरली लिमिट्स की प्रॉब्लम आएगी? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दूसरी भी प्रॉब्लम आ सकती है। देखिए, स्पेशल कोर्ट बन गया। आज मान लीजिए दिल्ली के अंदर साकेत के अंदर एक स्पेशल एडिशनल सेशन जज को डेजिग्नेट किया हुआ है कि सिर्फ आप ही जो है इलेक्ट्रिसिटी के मैटर सुनेंगे और कोई जज नहीं सुनेगा। मतलब अगर दूसरे जज साहब सुनते हैं, दूसरा कोर्ट सुनता है, तो उसमें जुरिस्डिक्शन बार्ड हो जाएगा।
अब मान लीजिए इसी केस में, मान लीजिए एक सिविल, यही सिविल को आप इसको मान लीजिए कि सिविल केस है ये। अब इस पर्टिकुलर केस में आप जाइए कि अब अगर आप रेस जुडिकेटा लगाएंगे, यहाँ पर ये हो गया आपका सब्सिक्वेंट कोर्ट, और आप ये वाले कोर्ट को, मतलब ये 2000 वाले डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट को आप बोलोगे फॉर्मर कोर्ट, तो क्या फॉर्मर कोर्ट आज के वक्त में सब्सिक्वेंट सूट ट्रायल करने का जुरिस्डिक्शन है? नहीं है। क्यों? क्योंकि उस वक्त पे वो कॉम्पिटेंट था, आज कॉम्पिटेंट नहीं है। क्यों आज कॉम्पिटेंट नहीं है? क्योंकि आज इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जितने भी मामले हैं वो डेजिग्नेटेड कोर्ट के अंदर जाते हैं और सिर्फ उन्हीं को ही जुरिस्डिक्शन है और किसी को नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर प्रॉब्लम आ गई सब्जेक्ट मैटर की। यहाँ पर सब्जेक्ट मैटर जो है उसकी प्रॉब्लम आ गई, और सब्जेक्ट मैटर ना होने की वजह से फॉर्मर कोर्ट इज़ नॉट कॉम्पिटेंट टू ट्राई सब्सिक्वेंट सूट, या सब्सिक्वेंट कोर्ट आप बोल दीजिए। फॉर्मर कोर्ट इज़ नॉट कॉम्पिटेंट टू ट्राई, मतलब एलएचएस जो है वो हमारा इक्वल नहीं है आरएचएस से। या तो सब्जेक्ट मैटर की प्रॉब्लम आ रही है, या पेकुनरली ज्यूरिसडिक्शन की प्रॉब्लम आ रही है। या तो सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन नहीं है या पेकुनरली ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, ये प्रॉब्लम आ रही है। मतलब फिर अगर हम ये बोलें तो सेक्शन 11 के अंदर ये जो चीज़ बोली है कि फॉर्मर कोर्ट मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू ट्राई सच सब्सिक्वेंट सूट, ये एक कंडीशन है, प्राइमरी कंडीशन है रेस जुडिकेटा को सेटिस्फाई होने के लिए। तो ये सेटिस्फाई होगी कैसे? क्योंकि देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर केस में सब्जेक्ट मैटर नहीं होगा, हर केस में पेकुनरली जुरिस्डिक्शन नहीं होगा, मैं ये नहीं बोल रहा। मान लीजिए 2024 के अंदर कोर्ट नंबर 1 मतलब फॉर्मर कोर्ट के अंदर एक फ़ैसला हुआ, और उसके बाद उसमें जजमेंट हो गया। उसके बाद वापस 2026 के अंदर उसी सब्जेक्ट मैटर पे, उसी पार्टीज़ पे सब्सिक्वेंट कोर्ट के अंदर वापस सूट फाइल हुआ। अब ये जो भाई आपने बाकी सब कंडीशन फुलफिल हो गई, अब आप बोलोगे कि द फॉर्मर कोर्ट मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू ट्राई सच सब्सिक्वेंट सूट, तो बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि साहब अभी जुरिस्डिक्शन चेंज नहीं हुआ, पेकुनरली लिमिट्स अभी भी वैसे ही हैं, सब्जेक्ट मैटर अभी भी वैसे ही है, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई हो जाएगी। बट जहाँ पर लिमिटेड पेकुनरली जुरिस्डिक्शन की प्रॉब्लम आ रही है, लिमिटेड पेकुनरली जुरिस्डिक्शन पेकुनरली जुरिस्डिक्शन की प्रॉब्लम आ रही है, एक केस ये, या जहाँ पर लिमिटेड सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन की प्रॉब्लम आ रही है, इस पर्टिकुलर केस में आप क्या करेंगे? क्या आप ये बोल देंगे कि साहब नहीं, इसमें सेक्शन 11 अप्लाई नहीं होगा? क्यों? क्योंकि साहब पेकुनरली जुरिस्डिक्शन नहीं है, फॉर्मर कोर्ट कॉम्पिटेंट नहीं है, या आप ये कह सकते हो कि सब्जेक्ट मैटर की वजह से फॉर्मर कोर्ट कॉम्पिटेंट नहीं है, इसकी वजह से रेस जुडिकेटा नहीं लगेगा। क्या आप यही सोच रहे हैं? अगर आप सोच रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। ये मैंने आपको बैकग्राउंडर बना दिया कि ये प्रॉब्लम रहेगी, बट एक्सप्लेनेशन भी तो दिया हुआ है। ये तो मैंने आपको प्रॉब्लम बता दी। अब आप आइए एक्सप्लेनेशन नंबर 8 के अंदर क्या बोल रहा है। एन इशू हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड बाय अ कोर्ट ऑफ लिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन। लिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन मतलब लिमिटेड पेकुनरली ज्यूरिसडिक्शन, लिमिटेड एक मिनट, लिमिटेड पेकुनरली ज्यूरिसडिक्शन या फिर सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन। एन इशू हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड बाय द कोर्ट ऑफ लिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन competent to decide such issue shall operate as a res judicata in a subsequent suit, notwithstanding, non-obstante clause again, notwithstanding that such court of limited jurisdiction was not competent to try such subsequent suit or the suit in which such issue has been subsequently raised. An issue heard and finally decided by the court of a by the court of a limited jurisdiction competent to decide such issue shall operate as a res judicata in a subsequent suit, notwithstanding that such court of limited jurisdiction was not competent to try such subsequent suit or the suit in which such issue has been raised. मतलब even if former court ड्यू टू लिमिटेड जुरिस्डिक्शन, लिमिटेड पेकुनरली जुरिस्डिक्शन या लिमिटेड सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन इज नॉट कॉम्पिटेंट टू ट्राई सब्सिक्वेंट सूट, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, इसके बावजूद भी रेस जुडिकेटा लगेगा। ये एक्सप्लेनेशन 8 बात कर रहा है।
ज़रूरी नहीं कि इनकॉम्पिटेंट हो फॉर्मर कोर्ट पेकुनरली लिमिट की वजह से या लिमिटेड पेकुनरली जुरिस्डिक्शन लिमिटेड सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन की वजह से प्रॉब्लम आए, ज़रूरी नहीं है। बट अगर आती है तो एक्सप्लेनेशन 8 की वजह से इवन इफ फॉर्मर कोर्ट इज़ इनकॉम्पिटेंट टू ट्राई सच सब्सिक्वेंट सूट, उसके बावजूद भी जो है रेस जुडिकेटा लगेगा। सो इफ फॉर्मर कोर्ट वॉज इनकॉम्पिटेंट ड्यू टू लिमिटेड jurisdiction, res judicata will still apply in the subsequent suit। अब ये बात याद रखें कि कोर्ट ऑफ लिमिटेड jurisdiction जो इसमें बात करी गई है, ये कोर्ट ऑफ लिमिटेड jurisdiction ये किस केसेस में हो सकता है, ये किस केसेस में हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ पेकुनरली लिमिट्स पर आप इसको लिमिटेड jurisdiction ना माने। ये दो कंडीशन से हो सकता है, या तो लिमिटेड सब्जेक्ट मैटर jurisdiction है, लिमिटेड सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन है, या तो ये प्रॉब्लम है, या फिर प्रॉब्लम ये है कि ये लिमिटेड पेकुनरली जुरिस्डिक्शन है। भाई या तो पेकुनरली वैल्यू की वजह से प्रॉब्लम है, पेकुनरली वैल्यू की वजह से ये लिमिटेड हुआ है, या सब्जेक्ट मैटर की वजह से लिमिटेड हुआ है। दोनों ही केसेस के अंदर वो लिमिटेड जुरिस्डिक्शन है, और लिमिटेड जुरिस्डिक्शन के बावजूद भी ड्यू टू एक्सप्लेनेशन नंबर 8 जो है वो रेस जुडिकेटा स्टिल अप्लाई होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, विल स्टिल अप्लाई। क्या आपको मेरी बात समझ में आई एक्सप्लेनेशन 8 के अकॉर्डिंग? तो ये अपनी जो चर्चा रही है, ये पूरा अपन ने डील किया है एक एक चीज़ को, मतलब रेस जुडिकेटा पूरा समझा। अपना एक्सप्लेनेशन 4 हो चुका है जो कि कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा। इसको याद रखिएगा, प्रीलिम्स में बहुत बार डायरेक्टली भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि विच एक्सप्लेनेशन डील्स विद दी कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा, तो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद एक्सप्लेनेशन 8 जो है वो अपना बात करता है कि सब लिमिटेड जुरिस्डिक्शन, जो उस वक्त पर अगर आपने पार्ट 1 ध्यान से देखा हो और उस वक्त पे जो समस्या आ रही थी कि साहब ये तो फॉर्मर कोर्ट कभी कॉम्पिटेंट नहीं होगा, वो समस्या को दूर किया है एक्सप्लेनेशन 8 ने। तो हम लोग सेक्शन 11 का ऑपरेटिव पार्ट जो है पूरी तरीके से समझ चुके हैं। अब हम आगे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज़ को डील करते हैं इसी क्लास में, और उसके बाद हम फिर रेस जुडिकेटा को सम अप करके आगे बढ़ जाएंगे रेस सब जुडिस में। चलिए देखिए, अब जो लास्ट हमारी चीज़ बचती है रेस जुडिकेटा के अंदर, वो सिर्फ बचती है कि हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड। जहाँ पर बात आती है हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड, सबसे पहले इसका एक मीनिंग जानना ज़रूरी है कि ये हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड क्या है, और इसके बाद अगर देखें तो साथ में हमें कुछ चीज़ें डिस्कस करनी है, क्योंकि एक एक इश्यूज़ हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद जो है हमारा रेस जुडिकेटा का जो टॉपिक है वो ख़त्म हो जाएगा। एक तो हमें बात करनी है एक्स पार्टे डिक्री के बारे में कि अगर कोर्ट एक्स पार्टे डिक्री पास कर देती है अगेंस्ट डिफेंडेंट, तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर क्या रेस जुडिकेटा ऐसे एक्स पार्टे केसेस पर लगेगा या नहीं। जैसे ऑर्डर 9 रूल 6 के अंदर, सीपीसी के अंदर अगर डिफेंडेंट को सम्मन्स रिसीव हो गए और उसके बावजूद भी वो नहीं आता, तो ऑर्डर 9 रूल 6 के हिसाब से एक्स पार्टे डिक्री हो सकती है। ऑर्डर 8 रूल 10, देखिए अभी हमने ये डिस्कस नहीं किया है दोस्तों, बट ये है कि अभी फॉर द सेक ऑफ रेफरेंस आप याद रख लीजिए कि एक्स पार्टे डिक्री जो है वो इन दोनों पर्टिकुलर रूल्स के अंडर में आती है। जैसे कॉम्प्रोमाइज़ डिक्री की अगर बात करें, कॉम्प्रोमाइज़ डिक्री की बात करें, तो जब कॉम्प्रोमाइज़ डिक्री होती है तो क्या कॉम्प्रोमाइज़ को हार्ड एंड फाइनली डिसाइडेड माना जाएगा, क्योंकि ऑर्डर 23 रूल 3 सीपीसी आपको इस रेफरेंस में देखना पड़ेगा, फ्रेश सूट बार्ड है। कॉम्प्रोमाइज़ डिक्री के खिलाफ जो है फ्रेश सूट आप फाइल नहीं कर सकते, तो हम वो कॉम्प्रोमाइज़ डिक्री के रेफरेंस में देखेंगे कि क्या उसको, अगर मतलब एक बार कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है तो क्या उसको हार्ड एंड फाइनली डिसाइडेड माना जाएगा। हार्ड एंड फाइनली डिसाइडेड पहली बात तो क्या है, और अलग अलग हम एग्जाम्पल्स लेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपील डिसमिस हो गई, अपील डिसमिस्ड हो गई किसी टेक्निकल ग्राउंड्स पर, टेक्निकल ग्राउंड्स पर अपील डिसमिस हो गई, तो क्या उस पर्टिकुलर केस में अगर अपील डिसमिस होती है टेक्निकल ग्राउंड्स पर, तो क्या उसे हार्ड एंड फाइनली डिसाइडेड माना जाएगा। बहुत बार टेक्निकल ग्राउंड्स पर हो जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल आप ये कह सकते हैं कि लिमिटेशन का बार आ गया, लिमिटेशन का बार आ गया, कोर्ट ने बोला नहीं साहब कंडोनेशन ऑफ डिले नहीं किया, और लिमिटेशन के बार की वजह से कोर्ट ने जो है
अपील डिसमिस कर दी, या ये कह लीजिए कि फॉर एग्जांपल उसके अंदर कोई ऐसे डिफेक्ट थे, जैसे मान लीजिए कि जो अपील है वो इलेजिबल है, मतलब उसको पढ़ने में ही नहीं आ रहा, और इस ग्राउंड के अंदर जो है अपील डिसमिस करिए, या कोई और टेक्निकल पॉइंट है, मेरिट्स पर जो है अपील डिसमिस नहीं हुई है। अब फॉर एग्जांपल अपीलांट है, अपीलांट जो है अपीयर ही नहीं हुआ, अपीलांट जो है अपीयर ही नहीं हुआ, तो इन एब्सेंस ऑफ अपीलांट जो है, इन एब्सेंस ऑफ अपीलांट जो है अपील डिसमिस कर दी, अपील डिसमिस कर दी। तो उस पर्टिकुलर केस में क्या क्या उस अपील को हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड की कैटेगरी में आप डालेंगे? सूट अबेट हो गया, डेथ हो गई प्लेंटिफ की या डिफेंडेंट की, सूट अबेट हो गया, ऑर्डर 22 रूल 9 सीपीसीज के अंदर आएगा। तो अगर अबेटमेंट हो रहा है, अगर अबेटमेंट हो रहा है, तो क्या अबेटमेंट जो है वो हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड की कैटेगरी के अंदर फॉल होता है? इसके ऊपर अपन को बात करनी है। और उसके बाद अपन को बात करनी है, मान लीजिए कोर्ट ने ऑर्डर पास किया, कोर्ट ने कोई ऑर्डर किया या फिर कोई जजमेंट किया, बट वो जजमेंट है नॉन स्पीकिंग ऑर्डर के ऊपर, नॉन स्पीकिंग ऑर्डर के ऊपर वो जजमेंट है। और नॉन स्पीकिंग ऑर्डर है मतलब आप ये समझ लीजिए कि मेरिट्स को जो है वो सही से प्रॉपरली डील नहीं किया गया, मेरिट्स नॉट डेल्ट प्रॉपरली, मेरिट्स नॉट डेल्ट प्रॉपरली। या ये आप कह सकते हैं, मान लीजिए कि जो प्लेंटिफ या डिफेंडेंट है उनकी जो है गवाही ही नहीं पढ़ी गई, मतलब उनका जो टेस्टिमनी है, विटनेसेस की टेस्टिमनी ही नहीं पढ़ी गई, और नॉन स्पीकिंग ऑर्डर पे जो है एविडेंस मतलब नॉन स्पीकिंग ऑर्डर कर दिया और एविडेंस को जो है टच ज़्यादा नहीं किया, उस केस को क्या हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड मानोगे? ये एक कुछ पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर अपन को चर्चा करनी है। और उसके बाद मेरे हिसाब से अब रेस जुडिकेटा किन किन कैटेगरी में लगता है, क्या रेट जुरिस्डिक्शन में लगता है, नहीं लगता, ये सब कुछ पॉइंट्स हैं हमारे लिए जो हमें डिस्कस करने बचे हुए हैं। और उसके बाद हम ये कहेंगे कि रेस जुडिकेटा हमने लगभग कंप्लीट कर लिया। उसके बाद रेस जुडिकेटा के हम कुछ इंपॉर्टेंट सवाल भी आने वाले वक्तों में करेंगे, कुछ मेंस के जो सवाल हैं, मतलब दिल्ली जुडिशरी के जो दिल्ली जुडिशरी है उसके हम मेंस के सवाल लेंगे, और रेस जुडिकेटा के पॉइंट ऑफ व्यू पे हम लोग उसको प्रैक्टिकली देखेंगे कि क्या हम समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे, बट वो रेस जुडिकेटा के समझने के बाद होगा, स्पेसिफिकली वो भी देखेंगे। देखिए, जब आप बात करते हैं हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड की, क्योंकि आपको मालूम है सेक्शन 11 के अंदर यही तभी माना जाएगा रेस जुडिकेटा व्हेन द प्रीवियस सूट फॉर्मर सूट जो है वो हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड है, वो हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड है। सबसे पहली बात तो आपका ये प्रश्न होगा मेरे से कि सब ये हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड क्या बला है, इसको हम क्या समझे? हर्ड और फाइनली डिसाइडेड समझ तो ये आ रहा है कि कुछ इसका मतलब ये है कि सूट पेंडिंग नहीं होना चाहिए, सूट नो मोर पेंडिंग, सूट जो है वो पेंडिंग नहीं होना चाहिए, सूट पूरी तरीके से एडजुडिकेटेड होना चाहिए, एडजुडिकेटेड हो जाना चाहिए, मतलब नो मोर सूट पेंडिंग। ये कहीं ना कहीं मतलब समझ में आ रहा है फाइनली डिसाइडेड का कि भाई कोर्ट के अंदर सूट पेंडिंग नहीं होना चाहिए, बट ये हर्ड का मतलब क्या है कि पूरा सुना जाए। देखिए वही चीज़ है जो मतलब इसका लिटरल इंटरप्रिटेशन है, कोई बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाने वाला। हर्ड मतलब ये है कि कोर्ट ने दोनों ही पार्टीज़ को, भाई दो ही पार्टीज़ होंगी, प्लेंटिफ्स और डिफेंडेंट्स, जॉइंडर ऑफ प्लेंटिफ, जॉइंडर ऑफ डिफेंडेंट्स जो भी हैं, कोर्ट ने पूरी की पूरी अपॉर्चुनिटी दी है, अपॉर्चुनिटी दी है किसको? पार्टीज़ को दी है, दोनों ही पार्टीज़ को दी है। किस चीज़ के लिए? एविडेंसेस लीड करने के लिए, एविडेंसेस लीड करने के लिए दोनों को ही जो है पूरी अपॉर्चुनिटी मिली है। और एवरी पार्टी हैड गिवन देयर एविडेंसेस, मतलब आप ये कह सकते हैं कि ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम जो है, ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम, राइट ऑफ फेयर हियरिंग जो है, फेयर हियरिंग। वैसे मैंने आपको बताऊं, मैंने कुछ लीगल मैक्सिम्स के ऊपर भी 2 वीडियो बनाए हैं, अगर आपको देखना हो तो आप ज़रूर मेरे चैनल पे जाइए और देखिए। हो सकता है आपके लिए कभी आगे भविष्य में अगर आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसके लिए आपको यूज़लेस मतलब यूज़फुल आपको मिल जाए। तो ऑडियो अल्ट्रम पार्टम जो है वो फेयर हियरिंग है, और अगर कोर्ट ने इस चीज़ को दोस्तों अपॉर्चुनिटी दी है दोनों पार्टीज़ को, तो ये माना जाएगा कि भाई डिसाइड हुआ है केस, फैसला कुछ भी हो, जीते या हारे उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, डिसाइड हुआ है, बट मेरिट्स के ऊपर डिसाइड हुआ है। और कैसी मेरिट्स? आफ्टर फॉलोइंग द प्रोसीजर ऑफ सीपीसी,
आफ्टर फॉलोइंग द प्रोसीजर ऑफ सीपीसी, या आप इंडियन एविडेंस एक्ट बोल सकते हैं, प्रॉपरली डिसाइड हुआ है, उसको हम बोलते हैं कि हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड। और फाइनली डिसाइडेड का मतलब वही है कि भाई नो मोर पेंडिंग होना चाहिए, डिस्पोज्ड ऑफ हो जाना चाहिए, जो सूट है वो डिस्पोज्ड ऑफ हो जाना चाहिए विद फाइनलिटी, विद फाइनलिटी के साथ जो है वो डिस्पोज्ड ऑफ होना चाहिए, नो मोर पेंडिंग, नो मोर पेंडिंग। क्योंकि अगर पेंडिंग है और अगर आपने सब्सिक्वेंट सूट फाइल कर दिया, मतलब सूट नंबर 1 जो है, सूट नंबर 1 है, ए ने बी के ऊपर सूट फाइल किया और ये पेंडिंग है, ये पेंडिंग है, और सूट नंबर 2 इसी चीज़ के ऊपर आपने वापस फाइल कर दिया, सूट नंबर 2 ए ने फिर से बी के ऊपर फाइल कर दिया, प्रोवाइडेड अदर कंडीशन सेटिस्फाई है, तो पेंडिंग है, फाइनली डिसाइड नहीं हुआ, तो रेस सब जुडिस लग जाएगा, रेस सब जुडिस लग जाएगा, सेक्शन 10 सीपीसी लग जाएगा। और यही तो है, इसलिए अपन ने रेस जुडिकेटा को एक्चुअली पहले डील किया है, क्योंकि रेस जुडिकेटा समझ गए तो रेस सब जुडिस तो आप समझ लीजिए कि हो ही गया काम खत्म। बट रेस सब जुडिस के बाद रेस जुडिकेटा नहीं पढ़ सकते, नो डाउट। पहले सीपीसी के अंदर देखा जाए तो सेक्शन 10 है, फिर सेक्शन 11 है, बट अपन को पढ़ने का जो प्रोसेस है, पहले सेक्शन 11 पढ़ना है, फिर सेक्शन 10 पढ़ना है, तब हम अप्रिशिएट कर पाएंगे रेस सब जुडिस को। ठीक है, चलिए, ये तो अपनी बात हुई हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड कि अब अपन ने यहाँ पर ये मैटर डिस्कस किया है, एक एक मैटर को अपन लेते हैं और अपन उनको डिस्कस करते हैं। तो पहला मेरा सवाल आप सभी से है, और सभी से मतलब मेरे से भी है। पहला जो पॉइंट है जो हमें डिस्कस करना है वो ये है कि दोस्तों, वेदर रेस जुडिकेटा विल अप्लाई अपॉन एक्स पार्टे सूट्स। अब एक्स पार्टे डिक्री हो गई, एक्स पार्टे डिक्री समझते हैं ना आप, जैसे प्लेंटिफ ने डेफेंडेंट के ऊपर सूट फाइल किया और डेफेंडेंट डेट ऑफ हियरिंग के ऊपर अपीयर नहीं हुआ, डेफेंडेंट मतलब बी रिमेंड एब्सेंट डेट ऑफ हियरिंग के दिन, और उसके बाद जो है कोर्ट ने बी को क्या किया, एक्स पार्टे कर दिया, बी जो है अपीयर रहा, एब्सेंट रहा। अब उसके बाद क्या हुआ, सिर्फ ए ने ही अपने एविडेंसेस लीड किए, और एक्स पार्टे के अंदर नो क्रॉस एग्जामिनेशन है, क्योंकि क्रॉस एग्जामिनेशन करने के लिए डेफेंडेंट ही अपीयर नहीं हुआ। अब नो डाउट ए ने अपने एविडेंसेस दिए, प्लेंटिफ है ए, और प्लेंटिफ ने अपने एविडेंसेस दिए, कोर्ट चाहता या कोर्ट की वैसे मतलब ड्यूटी भी है कि सेक्शन 165 इंडियन एविडेंस एक्ट, आप इसे करस्पॉन्डिंग देख लीजिएगा, बिकॉज आई एम नॉट वेल वर्स्ड विद दी न्यू सेक्शंस ऑफ दी भारतीय न्याय संहिता एंड भारतीय साक्ष्य अधिनियम। अपन ओल्ड स्कूल वाले पुराने चावल हैं साहब, तो पुराने चावल होने का दर्द जो है वो हम समझ सकते हैं। अगर आप नए चावल हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप अप्रिशिएट करेंगे, और जेंजी हैं अगर हैं तो थोड़ा सा मेरे ऊपर अप्रिशिएट करेंगे और रहम करेंगे। चलिए, आप देख लीजिएगा 165 इंडियन एविडेंस एक्ट। अब 165 इंडियन एविडेंस एक्ट में ए ने जो एविडेंसेस लीड किए हैं, उन एविडेंसेस के ऊपर क्रॉस तो नहीं होगा, ये तो बात तय है, बट कोर्ट 165 की पावर लगा के उसकी वेरासिटी का मतलब समझते हैं ना, अंग्रेजी टर्म है बट बहुत बार जो है लीगल टर्मिनोलॉजी में आता है। वेरासिटी का मतलब है ट्रुथफुलनेस, अंग्रेजी शब्द है, एग्जाम में भी पूछा गया है ये, राइट, एग्जाम में भी आया है, पीटी के अंदर ये आया है। कौन से पीटी में आया ये तो मुझे नहीं मालूम, बट इंग्लिश में वेरासिटी मतलब पूछा गया, हो सकता है शायद दिल्ली के अंदर ही आया हो। अब ए एविडेंसेस लीड करेगा, उस एविडेंसेस की वेरासिटी मतलब ट्रुथफुलनेस को चेक करने के लिए कोर्ट 165 की पावर ले सकता है। ये एक पूरी प्रोसेस मैंने आपको बता दी। देखिए, ये एक्स पार्टे डिक्री के अंदर होता क्या, उसकी प्रोसेस बता रहा हूँ फॉर द सेक ऑफ रेफरेंस। जब हम ऑर्डर 9 पढ़ेंगे सीपीसी और रेड विद ऑर्डर 17 सीपीसी पढ़ेंगे तो हम इस चीज़ को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एक्स पार्टे डिक्री कब कब हो सकती है, और एक्स पार्टे डिक्री को सेट असाइड करके वापस बाई पार्टे हियरिंग कैसे हो सकती है। और क्योंकि ऑर्डर 9 जो है वो फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग के अंदर पार्टीज़ का एब्सेंस की बात कर रहा है, अगर सब्सिक्वेंट डेट्स पे पार्टीज़ अपीयर नहीं होती तो उस केसेस में क्या होगा वो अपन डिस्कस करेंगे लेटर ऑन, मतलब आफ्टर रेस सब जुडिस और ऑर्डर 2 रूल 2, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, या आफ्टर रेस सब जुडिस वी विल स्टार्ट विद ऑर्डर 9।
ठीक है, तो ये एक्स पार्टे डिग्री का मैंने प्रोसेस बता दिया, सिर्फ उन बच्चों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने सीपीसी बिल्कुल ही टच नहीं किया है, उनके लिए मैं बता रहा हूँ। और जिनको बिल्कुल प्रो लेवल के हो चुके हैं, जिनको एक आध बार दो बार सीपीसी पढ़ चुके हैं, उनके लिए ये पीस ऑफ केक है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। आप चाहें तो थोड़ा सा वीडियो आगे फॉरवर्ड कर दें। अब सवाल वो आ रहा है कि क्या रेस जुडिकेटा लगेगा एक्स पार्टे के अंदर, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आ रहा है, क्योंकि एक्स पार्टे के अंदर देखिए डेफेंडेंट को तो हियर किया नहीं है, तो क्या उसको हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड मानोगे? क्या फाइनली डिसाइडेड मानोगे? देखिए फाइनली डिसाइड तो था, ठीक है, वो हो चुका है, केस डिस्पोज ऑफ हो चुका है, हर्ड की कैटेगरी में आप लेकर आओगे, क्योंकि यहाँ पर जो डिक्री पास हुई है दैट हैज़ बीन पास्ड इन द एब्सेंस ऑफ डिफेंडेंट, दैट मीन्स विदाउट हियरिंग द डिफेंडेंट, बिकॉज एक्स पार्टे के अंदर तो डिफेंडेंट आया नहीं, सो ऑन द फेस ऑफ इट यू कैन से दैट इट इज़ नॉट हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड, तो रेस जुडिकेटा नहीं लगना चाहिए, ऐसा लग रहा है, क्योंकि हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड ये नहीं है, हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड नहीं है, क्योंकि डिफेंडेंट जो है उसको सुना नहीं गया है, तो प्राइमा फेसी ऐसा लग रहा है कि रेस जुडिकेटा जो है वो इस पर नहीं लगना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। सो दिस इज द जनरल रूल। सो इन सीपीसी देयर मे बी दी सर्कमस्टांसेस कि भाई एक्स पार्टे डिग्री जो है वो अलाउड होती है। अब मान लीजिए डिफेंडेंट जो है वो अपीयर ही नहीं हुआ फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पे, एंड अकॉर्डिंग टू ऑर्डर 9 रूल 6, ऑर्डर 9 रूल 6 आप अगर पढ़ेंगे, अभी हम जब डील करेंगे तब मैं, हो सकता है अगर याद रहा उस वक्त पे तो वापस अपन उस चीज़ को टच कर लेंगे। तो ऑर्डर 9 रूल 6 के हिसाब से एक्स पार्टे डिग्री कोर्ट ने पास करी, तो यहाँ पर जो है गलती किसकी है मुझे ये बताया जाए। भाई प्राइमा फेसी आपको लग रहा है कि सब एक्स पार्टे डिग्री के केसेस में क्योंकि डेफेंडेंट नहीं आया तो हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड नहीं माना जाएगा, बट अगर डेफेंडेंट नहीं आ रहा है तो गलती किसकी है, फॉल्ट किसका है, डेफेंडेंट का फॉल्ट है। अब इससे प्लेंटिफ क्यों सफ़र करे? भाई हमने तो नहीं बोला था आप मत आओ, आप बिल्कुल आते, कंटेस्ट करते केसेस को, आप अपने एविडेंसेस लीड करते। क्या आपको बात समझ में आ रही है? आप क्या अप्रिशिएट कर पा रहे हैं इस चीज़ को कि डेफेंडेंट की गलती है? भाई एक्स पार्टे प्रोसीडिंग क्या है, भाई प्लेंटिफ को हर्ड किया जाएगा, प्लेंटिफ को सुना जाएगा, बट जो राइट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन है दैट विल बी गिवन टू द डेफेंडेंट, बट इफ डेफेंडेंट इज नॉट प्रेजेंट इन द केस, सो द राइट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन जो है दैट विल नॉट बी गिवन टू द डेफेंडेंट। भाई अब इस पर्टिकुलर केस में आप क्या करेंगे? तो डेफेंडेंट अगर अपीयर होता है कि साहब भविष्य में अपीयर होता है और बोलता है कि साहब एक्स पार्टे प्रोसीडिंग को जो है आप वापस ले लो, तो ठीक है, उसको आप बाई पार्टे प्रोसीडिंग में ऑर्डर 9 रूल 7 की एप्लीकेशन लगेगी, ऑर्डर 9 रूल 7 को आप डिसाइड करेंगे और उसके बाद डेफेंडेंट को आप वापस बाई पार्टे हियरिंग में लेंगे, वो मैं बात समझ गया, बाई पार्टी केसेस होते हैं। बट मान लीजिए भाई पूरी तरीके से फाइनली डिसाइड हो गया, उस केस में क्या किया जाएगा? अब मान लीजिए ऑर्डर 9 के अंदर हो रहा है या ऑर्डर 10 के अंदर हो रहा है, सॉरी ऑर्डर 8 रूल 10 के अंदर हो रहा है, ऑर्डर 8 रूल 10 सीपीसी के अंदर अगर हो रहा है, मतलब डेफेंडेंट ने डब्ल्यूएससी फाइल नहीं किया, डेफेंडेंट ने डब्ल्यूएससी फाइल नहीं किया, कोर्ट ने टाइम भी दिया, मतलब कोर्ट हैड गिवन एनफ टाइम, बट उसके बावजूद भी डेफेंडेंट ने डब्ल्यूएस नहीं किया, तो कोर्ट अगर चाहे तो फोर्थ विथ डिक्री पास कर सकता है, क्योंकि डीम्ड एडमिशन माना जाएगा। भाई आप डब्ल्यूएस अगर फाइल ही नहीं करोगे तो क्या माना जाएगा कि आपने डीम्ड एडमिशन कर लिया है, और उस डीम्ड एडमिशन के बेसिस पर, उस डीम्ड एडमिशन के बेसिस पर प्लेंटिफ के फेवर में डिक्री पास की जा सकती है, और यहाँ पर एविडेंस नहीं लिया गया है। भाई एविडेंस हर्ड वाली जो कैटेगरी है कि मतलब प्लेंटिफ और डेफेंडेंट को दोनों को सुनना ज़रूरी है, वो वाली कैटेगरी यहाँ पर नहीं आई है, मैं ये आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो एक्स पार्टे डिक्री अगर देखा जाए, भाई एक तो ऑर्डर 9 रूल 6 में आ रही है, अब नॉन रूल 6 सीपीसी में जब एक्स पार्टे डिक्री आ रही है तो इसमें प्लेंटिफ को अपने एविडेंसेस लीड करने पड़ेंगे। प्लेंटिफ जो है वो अपने एविडेंसेस बिल्कुल लीड करेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट ऑर्डर 8 रूल 10 सीपीसी की अगर बात करोगे तो कोर्ट यहाँ पर डिक्री पास कर सकता है और फोर्थ विथ डिक्री पास कर सकता है, फोर्थ विथ डिक्री पास कर सकता है। क्यों? क्योंकि डब्ल्यूएस फाइल नहीं किया गया, डीम्ड एडमिशन माना जाएगा। हो सकता है आप थोड़ा समझने में तकलीफ आ रही हो, बट थोड़ा सा सब्र करें, ऑर्डर 8 ऑर्डर 9 एक बार होने दीजिए, उसके बाद आपको समझ में आएगा। तो जनरल रूल ये है कि एक्स पार्टे प्रोसीडिंग या एक्स पार्टे डिक्री जो है वो अलाउड नहीं होनी चाहिए, बट it is permissible only when the requirement is satisfied that the defendant does not appear or he had not filed the written statement. So उस particular case में क्या जाएगा कि
इस केस में एक्स पार्टे डिक्री को प्राइमा फेसी ऐसा लग रहा है कि हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड नहीं माना जा रहा, बट देखिए डेफिनेंट फॉल्ट पर है। भाई यहाँ पर जो डेफिनेंट है वो फॉल्ट पर है, तो इफ़ court has recorded the evidences of plaintiff as above, and it had been मतलब the court had passed the decree in this case, so इस केस पर्टिकुलर में डिफेंडेंट क्योंकि फॉल्ट में है तो ये माना जाएगा कि डिक्री जो है वो प्रॉपर है, इश्यूज विल को हर्ड और फाइनली डिसाइडेड माना जाएगा। देखिए डेफेंडेंट की गलती की सज़ा, मतलब ये तो कितनी अच्छी बात हो गई ना, अगर आप मतलब एक नॉर्मल चीज़ में समझें कि डेफेंडेंट आया भी नहीं ना, उसने एविडेंसेस लीड किए, उसके खिलाफ जजमेंट हुआ और उस जजमेंट की कोई फाइनलिटी भी नहीं है। भाई अगर आप ये बोलते हो कि उसके खिलाफ रेस जुडिकेटा नहीं लगेगा, भाई आप अगर ये बोलते हो कि साहब हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड की कैटेगरी में नहीं आएगा और रेस जुडिकेटा पे अप्लाई मत करो, तो ये तो डिफेंडेंट के बल्ले बल्ले है। एक तो आओ भी मत, मतलब डिफेंडेंट बोल रहा है मैं साहब आ भी नहीं रहा, और आप कर दो पास जजमेंट। भाई डिफेंडेंट तो यही बोलेगा ना, करना है 10 क्या 1000 जजमेंट मेरे खिलाफ पास कर दो, क्या करोगे? जजमेंट पास करोगे, और जजमेंट पास करोगे मैं सिर्फ एक ही चीज़ बोलूँगा साहब हर्ड और फाइनली डिसाइडेड तो है नहीं, रेस जुडिकेटा लगेगा नहीं। अब रेस जुडिकेटा नहीं लगेगा तो भविष्य में मैं जो है प्लेंटिफ के खिलाफ जितने चाहूँ सूट फाइल कर दूँ, क्योंकि ये जो सूट नंबर 1 है वो हर्ड और फाइनली डिसाइडेड नहीं है, तो उसकी कोई सैंक्टिटी नहीं है, कोई वैलिडिटी नहीं है। मैं तो उसको सूट भी नहीं मान रहा, मैं उसको जजमेंट भी नहीं मान रहा। तो ये कहीं ना कहीं जो है पूरी प्रोसेस का क्या रहेगा, मिसयूज ऑफ प्रोसेस हो जाएगा डिफेंडेंट के द्वारा। अगर आप नहीं आ रहे तो ये आपकी गलती है, इसलिए भले ही प्लेंटिफ के एविडेंसेस लीड हुए हैं और प्लेंटिफ के एविडेंसेस लीड होने के बाद कोर्ट ने अगर डिक्री पास करी है तो ये माना जाएगा कि दैट द डिक्री इज हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड। अब ऑर्डर 8 रूल 10 की बात अगर करो तो उस केस में क्या करोगे? ऑर्डर 8 रूल 10 की अगर बात करोगे, मतलब इन केसेस ऑफ नॉन फाइलिंग ऑफ रिटन स्टेटमेंट बाय डिफेंडेंट, सो कोर्ट इज एम्पावर्ड टू पास द डिक्री, फोर्थ विद डिक्री पास कर सकते हैं, या कोई और ऑर्डर पास करना है, इट इज मेंशनड देयर, इट इज मेंशनड इन ऑर्डर 8 रूल 10। तो एज पर द जुडिशियल प्रूडेंस ऑफ कोर्ट, कोर्ट क्या कर सकता है, या तो जजमेंट पास कर दे विदाउट रिकॉर्डिंग एविडेंस ऑफ प्लेंटिफ, और इट में टेक द एक्स पार्टे प्रोसीडिंग। अब फॉल्ट जो है इस केस में मतलब अभी भी देखा जाए तो डिफेंडेंट का ही फॉल्ट है। भाई डिफेंडेंट का फॉल्ट है। अब वो अगर ये बोले कि साहब इसके अंदर हार्ड एंड फाइनली डिसाइडेड की कैटेगरी में नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर तो कोर्ट ने फोर्थ विद डिक्री पास कर दी, उससे नहीं माना जाएगा, अभी भी हार्ड एंड फाइनली डिसाइडेड की कैटेगरी में आएगा और इस केस में रेस जुडिकेटा बिल्कुल लगेगा। मतलब एक्स पार्टे प्रोसीडिंग्स पर रेस जुडिकेटा लगता है, ये एक रूल है, ये एक लॉ है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? अगर समझ में आ गई तो लाइक करिए, कमेंट करिए, बताइए कि हमें रेस जुडिकेटा समझ में आ गया। अगर कोई लेकुना है, कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट करके बताइए, मैं इसको फुलफिल करने का प्रयास करूंगा और समझाने का प्रयास करूंगा। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं कंसेंट डिक्री के रिस्पेक्ट में, कि कंसेंट डिक्री कोर्ट में पास हुई और उस पर्टिकुलर केस के अंदर क्या होगा। देखिए कंसेंट डिक्री क्या होती है। ऑर्डर 23 सीपीसी अगर आप देखेंगे, ऑर्डर 23 सीपीसी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ की बात करता है, विड्रॉल की बात करता है और अबंडनमेंट की बात करता है। अभी हम लोग फोकस करेंगे सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ के बेसिस पर। तो कॉम्प्रोमाइज़ की अगर हम लोग बात कर रहे हैं और ऑर्डर 23 रूल 3 सीपीसी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ की बात करता है, और अगर दो लोगों के बीच में कॉम्प्रोमाइज़ होता है, ए एंड बी ने सूट फाइल किया और इनके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ हो गया और प्लेंटिफ और डिफेंडेंट जो थे, प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट एंटर्ड इनटू द कॉम्प्रोमाइज़। अब देखिए ये एक प्रश्न होता है कि भाई एक बार कॉम्प्रोमाइज़ हो गया तो कॉम्प्रोमाइज़ के खिलाफ जो है आप अपील फाइल नहीं कर सकते। भाई एक नॉर्मल सी चीज़ है कि यू कैन नॉट ब्लो हॉट एंड कोल्ड एट द सेम टाइम। एक तरफ आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो और एक तरफ आप अपील फाइल कर रहे हो, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। सो अपील तो नहीं हो सकती डिक्री के खिलाफ। मतलब कॉम्प्रोमाइज़ होगा तो कोर्ट क्या करेगा, कॉम्प्रोमाइज़ डिक्री पास करेगा और उस डिक्री के खिलाफ जो है अपील नहीं होगी। ठीक है भाई। कंसेंट डिक्री, भाई कॉम्प्रोमाइज़ डिक्री बोल दीजिए या इसको आप कंसेंट डिक्री बोल दीजिए, ये कंसेंट डिक्री दोनों के ऊपर बाइंडिंग है, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट दोनों के ऊपर ये बाइंडिंग रहेगी। बट यहाँ पर जो फैसला हुआ है, आप अगर इसमें देखें, यहाँ पर जो सूट अल्टीमेटली डिसाइड हुआ है
जो सूट का डिसीजन हुआ है वो कॉम्प्रोमाइज़ के बेसिस पे हुआ है, कॉम्प्रोमाइज़ के बेसिस पे हुआ है। क्या, मेरा एक प्रश्न आपसे है कि क्या मेरिट्स टच की गई हैं? मेरिट्स इसके अंदर बिल्कुल टच नहीं की गई हैं, मेरिट्स पे हाथ नहीं लगाया गया है। क्या हर्ड और फाइनली डिसाइडेड बोलोगे? हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड बोलोगे? भाई देखिए, प्लेंटिफ ने एविडेंसेस दिए हैं, नहीं दिए। डिफेंडेंट ने एविडेंसेस दिए, नहीं दिए। इन्होंने तो कोर्ट के बाहर गए और प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के बीच में कॉम्प्रोमाइज़ हो गया और कॉम्प्रोमाइज़ के बेसिस पर जो है सूट डिस्पोज ऑफ हुआ। ये बात सही है कि सूट जो है वो फाइनली डिसाइडेड बोला जाएगा। भाई सूट फाइनली डिसाइडेड हुआ, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। बट अब प्रश्न ये उठता है कि सूट फाइनली डिसाइडेड हो गया, ठीक है, बट हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड हुआ या नहीं हुआ? देखिए, कंसेंट डिक्री के अंदर जब भी जजमेंट होता है तो वो ऑन द बेसिस ऑफ जो आपका रूल है स्टॉपल का, वो उसके बिहाफ पर होता है। कंसेंट डिक्री एग्रीमेंट के बेसिस पे होता है, सेटलमेंट होता है किसके बीच में? सेटलमेंट किसके बीच में होता है? प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के बीच में सेटलमेंट होता है, और उस सेटलमेंट के बिहाफ पर, या ये कहा सकते हैं कि हम उस सेटलमेंट के बेसिस पर जो है अपना कॉम्प्रोमाइज़ डिक्री पास होती है। तो यहाँ पर जो है नो डाउट फाइनली डिसाइडेड बिल्कुल माना जाएगा, बट ये रेस जुडिकेटा जो है वो यहाँ पर नहीं लगेगा। वो मेनली जो लगेगा वो क्या लगेगा? स्टॉपल का सिद्धांत लगेगा, और ऑर्डर 23 रूल 3A CPC के हिसाब से। ऑर्डर 23 रूल 3A आप CPC जब देखेंगे, हम लोग इसको भी डिस्कस करेंगे कॉम्प्रोमाइज़ जब पढ़ेंगे। ऑर्डर 23 रूल 3A CPC के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो जो फ्रेश सूट है, वो फ्रेश सूट जो है वो बार्ड है। मतलब एक बार अगर कॉम्प्रोमाइज़ डिक्री पास हो गई तो आप फ्रेश सूट नहीं पास कर सकते, फ्रेश सूट वहाँ पर आप फाइल नहीं कर सकते। बट वो फ्रेश सूट फाइल नहीं कर सकते, हो ऐसे ही रहा है कि साहब ऐसा लग रहा है कि रेस जुडिकेटा लग रहा है, बट वो एक्चुअली रेस जुडिकेटा नहीं लग रहा। स्टॉपल का जो है प्रिंसिपल लगा है, और स्टॉपल के प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए जो है सूट यहाँ पर डिसाइड हुआ है, ना कि रेस जुडिकेटा के बेसिस पर। इसके ऊपर एक केस लॉ नोट कर लीजिए दोस्तों, बहुत रिसेंट केस आया है, 2025 का है। मंजू नाथ, बड़ा अजीब नाम है, तिरकप्पा तिरकप्पा मालागी मालागी एंड अनदर, मंजूनाथ तिरकप्पा मालाकी एंड अनदर वर्सेस, ये साउथ का है मेरे हिसाब से, सिद्धप्पा गुरु सिद्धप्पा तिरकप्पा तिरकप्पा मालागी मालागी डेड थ्रू एल आर्स। ये एक केस है, 2025 का है। जजमेंट डेटेड आप नोट कर लीजिए, जजमेंट डेटेड है 21/4/2025, लास्ट ईयर का है। सिविल अपील नंबर सॉरी, मेरे पास सिविल अपील नहीं है, 2025 का है। आप सर्च कर लीजिएगा, पार्टी के नेम से आप सर्च कर लीजिएगा तो आपको आराम से मिल जाएगा। आपको केसेस सर्च करने आते हैं या नहीं आते? अगर आते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं आते तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर 10 लोगों ने भी कमेंट लिखा कि केसेस कैसे सर्च करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के केसेस कैसे सर्च करते हैं, हाई कोर्ट के केसेस कैसे सर्च करते हैं, इवन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सर्च कैसे करते हैं केसेस, तो आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस, बट यू हैव टू एक्चुअली मेक द 10 कमेंट्स अंडर दिस वीडियो, राइट। तो इस केस के अंदर क्या हुआ था, कॉम्प्रोमाइज डिग्री की बात हुई थी। प्लेंटिफ फाइल्ड अ सूट फॉर डिक्लेयरिंग अ कॉम्प्रोमाइज डिग्री एज नल एंड वॉइड एंड ऑल्सो फॉर रिलीफ ऑफ पार्टीशन ऑफ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। So only remedy against a compromise decree is to file a recall application before the court which has passed the decree. As consent decree was never questioned, a fresh suit is not a valid remedy. Appeal dismissed and the res judicata will not be applicable in this. तो consent decree का, compromise decree का order 23 रूल 3A के अंदर ही जो है वो स्पेसिफिकली मैंशनड है, इसके ऊपर रेस जुडिकेटा नहीं लगेगा। हाँ, नो डाउट ये बात बिल्कुल सही है कि सूट नंबर 1 अगर डिसाइड हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्रोमाइज़, अगर एक बार सूट डिसाइड हुआ है और अगर आप सूट नंबर 2 वापस ले आते हैं तो वहाँ पर ऑर्डर 23 रूल 3A CPC का बार लग जाएगा, और उसकी बार की वजह से, इस बार की वजह से जो है किसके ऊपर हिट होगा? कॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट के ऊपर हिट होगा, कॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट हिट होगी। और बार क्या होगा? बार होगा ट्रायल,
बार होगा ट्रायल दोस्तों। मतलब सेक्शन 9 सीपीसी में जब हमने बोला था कि बार फ्रॉम विद इन दी सीपीसी, सेक्शन 9 की क्लास याद है, बार विद इन दी सीपीसी की बात करी थी और उसमें हमने कुछ बार डिसाइड किए थे। उसमें से एक बार ऑर्डर 23 रूल 3A सीपीसी का है, मतलब वो विद इन दी सीपीसी है, विद इन दी सीपीसी, मतलब सीपीसी के अंदर से ही जो है सेक्शन 9 सीपीसी के ऊपर बार लगाता है। होप सो आई एम एबल टू क्लियर दिस पॉइंट कि कंसेंट डिक्री पर रेस जुडिकेटा नहीं लगेगा। नेक्स्ट आता है, मान लीजिए नॉन स्पीकिंग ऑर्डर है, नॉन स्पीकिंग ऑर्डर। नॉन स्पीकिंग ऑर्डर अगर अपन बोलें, मतलब यू कैन से दैट द ऑर्डर और द जजमेंट हैड बीन पास्ड विदाउट रीजंस, विदाउट एप्लीकेशन ऑफ, विदाउट विदाउट एप्लीकेशन ऑफ जुडिशियल माइंड, विदाउट एप्लीकेशन ऑफ जुडिशियल माइंड। सो इन दिस केस रीजंस जो है वो कोर्ट ने रिकॉर्ड ही नहीं किए, रीजंस नॉट रिकॉर्डेड, और विदाउट एप्लीकेशन ऑफ जुडिशियल माइंड किया, रीजंस रिकॉर्ड नहीं हुए, एंड आफ्टर दैट द जजमेंट हैड बीन पास्ड। सो इस केस को क्या, मतलब प्राइमा फेसी अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या इस चीज़ को आप हार्ड एंड फाइनली डिसाइडेड बोलोगे, तो मेरे हिसाब से आपका बहुत अनइक्विवोकल क्लियर ऑर्डर आएगा कि सब नहीं, ये हार्ड एंड फाइनली डिसाइडेड की कैटेगरी में तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। क्योंकि अब देखिए बहुत सारे कारण होते हैं, मेरा कारण किसी को डिफेम करना या डिमीन करना नहीं है साहब कि कोर्ट ने नॉन स्पीकिंग ऑर्डर क्यों किया। बहुत ज़्यादा पेंडेंसीज रहती हैं कोर्ट के अंदर, टाइम की पॉसिटी रहती है, बहुत बार कभी कभी गलती हो जाती है, देखिए हर व्यक्ति इंसान ही है। तो उस केस में तभी तो अपील बनी हुई है भाई, अपील है, रिव्यू है, रिवीजन है, इसलिए हमने बोला है बिकॉज वी आर ह्यूमन्स एंड वी आर प्रोन टू मिस्टेक्स। तो अगर किसी तरीके का कोई मिस्टेक हुआ है ऑर्डर के अंदर, नॉन स्पीकिंग ऑर्डर हुआ है और उसके बिहाफ पर अगर जजमेंट हुआ है, सो दैट जजमेंट विल नॉट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन एंड द रेस्ट जुडिकेटा जो है विल नॉट अप्लाई, विल नॉट अप्लाई। क्यों अप्लाई नहीं होगी? बिकॉज इट कैन नॉट बी said that it will fall under the category of heard and finally decided. Hope I am able to clear this point. अब नेक्स्ट चलते हैं अपन, सूट, सूट विच हैड बीन अबेटेड। अबेटेड का जो कॉन्सेप्ट है मैं आपको बताऊं, इफ़ यू आर अ प्रैक्टिसिंग लॉयर सो यू नो दिस पर्टिकुलर फैक्ट, बट इफ़ यू आर नॉट अ प्रैक्टिसिंग लॉयर एंड यू आर अ लॉ ग्रेजुएट and you are a law student who had not started his practice yet, or you are in the college, so what is I am about to tell you that this fact of abatement and the suit related with the abatement which is given in the order 22 of the CPC is the most important rule and it is being frequently used by the courts। मतलब बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस आती हैं ऑर्डर 22 रूल 4 की और ऑर्डर 22 रूल 3 की, राइट। तो बिकॉज ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट इट मे बी पॉसिबल दैट 5 years had been elapsed and the plaintiff or the defendant are elderly people and due to their age they passed away during the pendency of the suit or the trial। So in that particular case what happens, the LRs used to step in, LRs used to step in। भाई देखिए अबेटमेंट का कॉन्सेप्ट, वी आर नॉट डिस्कसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ अबेटमेंट एट दिस स्टेज, व्हाट वी आर डिस्कसिंग इज दैट अबेटमेंट, बस इतना जान लीजिए कि होता क्या है, सो दैट रेस जुडिकेटा का जो कॉन्सेप्ट अभी हम लोग कर रहे हैं वो क्लियर हो जाए। अबेटमेंट सिंपली ये बात है कि अगर किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट और ट्रायल, अब उस डेथ के बाद क्या होगा, देखिए जगह तो खाली नहीं रहेगी, समवन हैज़ टू स्टेप इन। तो उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उसके जो एलआरस हैं, दैट यूज टू स्टेप इन प्लेस ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन हु हैड पास्ड अवे, और यू कैन से इन अ सिंपल लैंग्वेज दैट अ पर्सन स्टेप्स इन टू द शूज ऑफ अ डिसीज्ड पर्सन। जिनकी डेथ हो गई है उनके या तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव आ जाएंगे जो कि आगे केस में उसको रिप्रेजेंट करेंगे, या ये आप कह सकते हैं कि दे स्टेप्ड इनटू द शूज ऑफ द पर्सन हु हैड डाइड। तो मान लीजिए प्लेंटिफ की डेथ हो गई तो प्लेंटिफ के लीगल रिप्रेजेंटेटिव आ जाएंगे, और इसी केस में अगर डेफेंडेंट की डेथ हो गई है तो डेफेंडेंट के रिप्रेजेंटेटिव BS1 BS2, मतलब डिपेंड करता है उसके कितने सन्स हैं, कितने उसकी वाइफ हैं, सॉरी वाइफ तो
ऑब्वियसली एक ही होंगी। तो मतलब जितने सन्स हैं, डॉटर्स हैं, वाइफ हैं, वो सबको ऐड किया जाएगा, ठीक है। अच्छा, ज़रूरी भी नहीं कि सब लोग ऐड हों, हो सकता है कि सिर्फ एक ही व्यक्ति ऐड होना चाहे तो उसी को ऐड कर दिया जाएगा। तो सिंपल कॉन्सेप्ट अगर इस स्टेज पर मैं आपको समझाऊं कि किसी व्यक्ति की अगर डेथ हो जाती है ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट और ट्रायल, तो उसकी जगह पे उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव आ जाते हैं। बट उसकी भी एक सीमा तय है। मतलब ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिनको बिल्कुल सीपीसी का भी नॉलेज नहीं है, एंड यू आर फॉलोइंग माई लेक्चर्स इन द लेटर इन स्प्रिट। इफ़ यू आर फॉलोइंग दैट, इफ़ यू आर ऑन द नॉलेज ऑफ द सीपीसी, देन नो डाउट आप उस चीज़ को बहुत अच्छे से समझते हैं, एंड यू कैन स्किप द लिटिल पार्ट ऑफ इट। बट मान लीजिए कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ये तो नहीं बोल सकते कि साहब अगर किसी की डेथ हो गई है तो आप एक लिमिट, एक लंबा समय तक के लिए उस जगह को खाली रखोगे। एक स्पेसिफिक टाइम है, 90 डेज़ का टाइम है कि सब 90 डेज़ के अंदर जो है लीगल रिप्रेजेंटेटिव स्टेप इन कर जाने चाहिए और सूट आगे कंटिन्यू करना चाहिए। अब 90 डेज़ के बाद भी अगर आप नहीं आते हो, मतलब प्लेंटिफ को आपने नोटिस दे दिया, डिफेंडेंट को नोटिस दे दिया, जस्ट मिनट में पानी पी लूँ फिर आगे कंटिन्यू करता हूँ, सॉरी। ओके, तो आपने 90 डेज़ का समय दिया प्लेंटिफ या डिफेंडेंट को कि भैया एप्लीकेशन फाइल कर दो, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को ले आओ। बट अब 90 दिन के बावजूद भी अगर कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं आ रहा है किसी व्यक्ति का, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो? उस केस में आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, सूट अबेट हो जाएगा। अबेट मतलब क्या है? सूट इज़ ओवर, ये आप समझ सकते हो। सूट जो है वो ख़त्म हो गया वहीं की वहीं, अबेट हो गया। मतलब अब थोड़ा सा मैंने आपको बैकग्राउंडर क्रिएट कर दिया है, तो मेरे हिसाब से हम आगे बढ़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए ए ने बी के खिलाफ सूट फाइल किया था, राइट। अब यहाँ पर कहीं बी की जो है वो डेथ हो जाती है, बी डाइज, यहाँ पर कहीं बी की डेथ हो जाती है। अब यहाँ से क्या है, 90 डेज़ का टाइम मिलेगा, यहाँ से 90 डेज़ का टाइम मिलेगा, और इस 90 डेज़ के अंदर ए को, मतलब क्योंकि बी डिफेंडेंट है तो ए को एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी, किसकी? ऑर्डर 22 रूल 4 की, सीपीसी की एप्लीकेशन फाइल करेगा। और उस एप्लीकेशन में ये बताएगा कि सब बी के जो हैं बी एस सन है, बी एस वन सन है, और बी डब्ल्यू इसकी वाइफ है, और इन सब को जो है डिफेंडेंट के तौर पर इस केस में आप इम्प्लीड करें। अब मान लीजिए एप्लीकेशन फाइल नहीं हुई 90 डेज़ के अंदर, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर सूट जो है वो क्या हो जाता है? सूट हो गया अबेट। और यहाँ से फिर 60 डेज़ का टाइम और मिलता है, जिसमें अगर प्लेंटिफ अगर चाहे तो वो एप्लीकेशन फाइल कर सकता है रिगार्डिंग रिगार्डिंग रिवर्सल ऑफ अबेटमेंट ऑफ सूट। अबेटमेंट ऑफ सूट की, जो अबेटमेंट हो चुका है उसके रिवर्सल की एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। भाई ये 90 डेज़ के लिए तो सूट पूरा डॉर्मेंट हो जाएगा, मतलब कोई प्रोसीडिंग्स नहीं होंगी केस के अंदर, बिल्कुल डॉर्मेंट हो गया। तो अगर इफ़ द सब्स्टिट्यूशन ऑफ एल आर इज बीइंग डन बाय ए, तो द सूट विल कंटिन्यू, मतलब the LRs of the B will be on the record and the suit will continue against the LRs of B. But if the 90 days, meanwhile in the 90 days, if no proceedings had been taken place by A, so in that, excuse me, इन दैट पर्टिकुलर केस व्हाट विल हैपन? भाई अगर कोई प्रोसीडिंग्स नहीं हुई हैं ए के द्वारा, सो उस पर्टिकुलर केस के अंदर 90 डेज तक सूट डॉर्मेंट रहेगा, एंड आफ्टर 90 डेज द सूट विल बी डीम्ड टू बी अबेटेड, एंड 60 डेज टाइम फिर आपको मिलेगा कि आप ऑर्डर ऑफ अबेटमेंट को सेट असाइड कर दो या उसका रिवर्सल कर दो, ठीक है। और उसके बाद मतलब अगर सूट अबेट हो गया, और सूट अबेट होने के बाद मतलब आपने 90 डेज़ का समय चला गया, सूट अबेट हो गया, और 60 डेज़ का भी समय चला गया, आपने उसको सेट असाइड नहीं किया, तो ऑर्डर 22 रूल 9 सीपीसी के हिसाब से, हालांकि 90 डेज़ पर ही सूट अबेट हो जाएगा, ऑर्डर 22 रूल 9 के हिसाब से क्या होगा? सूट अबेट तो हो चुका है, बट इसके ऊपर आप फ्रेश सूट फिर से फाइल नहीं कर सकते। यू कैन नॉट फाइल फ्रेश सूट, आप फ्रेश सूट इसमें फाइल नहीं कर पाओगे, फ्रेश सूट कैन नॉट बी फाइल्ड। अब देखिए इसमें भी कुछ ऐसा लग रहा है कि रेस जुडिकेटा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि कैन नॉट, पहले ये तो कम क्लियर कर लें कि इस पर फ्रेश सूट नहीं लग सकता। अब इस पर रेस जुडिकेटा की प्रॉब्लम ये ऐसा लग रहा है क्योंकि ये बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ ऐसा हो रहा है कि भाई 90 दिन का समय आपने दिया, क्योंकि यहाँ पर मेरिट्स तो टच हुई नहीं,
एविडेंस रिकॉर्ड हुए नहीं, अब ना एविडेंस रिकॉर्ड हुए ना मेरिट्स टच हुई। सो इस केस में क्या हुआ, बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ और स्टॉपल का कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं लग रहा है, और उसके वजह से जो है सूट अबेट हो रहा है। तो सूट इज गेट्स अबेटेड व्हेन द पार्टी इन द सूट डाइज। तो कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव तो आया नहीं है, तो ऑर्डर 22 रूल 9 के हिसाब से सूट अबेट हो गया, और उसके बाद जो है फ्रेश कॉज ऑफ एक्शन पर आप फिर से फ्रेश सूट फाइल नहीं कर सकते। ये रेस जुडिकेटा की वजह से नहीं हुआ है। इट इज़ नॉट ड्यू टू द प्रिंसिपल ऑफ द रेस जुडिकेटा बिकॉज नो सूट हैड बीन डिसाइडेड ऑन द मेरिट्स। भाई मेरिट्स तो इसमें टच ही नहीं हुई हैं, मेरिट्स तो टच ही नहीं हुई हैं। ये तो बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ, और यू कैन से दैट बाय द अबेटमेंट, जो बाय द स्टॉपल जो है यहाँ पर अबेट हुआ है सूट। तो रेस जुडिकेटा जो है वो इन केसेस में ऑर्डर 22 पर रेस जुडिकेटा का प्रिंसिपल नहीं लगेगा। तो अभी तक हमने देखा कि रेस जुडिकेटा का प्रिंसिपल किन किन पे नहीं लग रहा। पहला अपन ने किसने देखा दोस्तों, जल्द फटाफट रिवाइज कर लो। पहले तो ऑर्डर 22 ही है, ऑर्डर 22 पर जो है रेस जुडिकेटा नहीं लगेगा। दूसरी क्या चीज़ हमने बोली जिस पे रेस जुडिकेटा नहीं लगेगा, कंसेंट डिक्री पे दादा रेस जुडिकेटा नहीं लगेगा, कंसेंट डिक्री पे रेस जुडिकेटा नहीं लगेगा। तीसरा चीज़ मुझे बता दो किस पे रेस जुडिकेटा नहीं लगेगा, सब स्पीकिंग ऑर्डर, नॉन स्पीकिंग अगर ऑर्डर है, नॉन स्पीकिंग ऑर्डर है तो सब उसके ऊपर भी जो है रेस जुडिकेटा नहीं लगेगा। कंसेंट डिक्री स्टॉपल वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है, नॉन स्पीकिंग ऑर्डर हार्ड एंड फाइनली डिसाइडेड नहीं माना जाएगा। ऑर्डर 22 जो है वो भी ऑर्डर 22 रूल 9 के हिसाब से सूट यहाँ पर वो हो रहा है, क्या बोलते हैं, अबेट हो रहा है, और इसकी वजह से जो है यहाँ पर आपका फ्रेश सूट बार हो रहा है। बट इसमें रेस जुडिकेटा जो है वो नहीं लगता है। ठीक है, चलिए ये बात तो अपनी हो गई। बट किस पे अभी तक अपन ने ये देखा रेस जुडिकेटा लगेगा, अपन ने ये देखा कि एक्स पार्टे डिक्री अगर पास हुई है, एक्स पार्टे डिक्री हुई है ऑर्डर 9 सीपीसी के हिसाब से एक्स पार्टे डिक्री हुई, ऑर्डर 9 रूल 6 टू बी प्रिसाइज, और ऑर्डर 8 रूल 10 सीपीसी के हिसाब से जो है एक्स पार्टे डिक्री हुई है, और एक्स पार्टे डिक्री के ऊपर जो है रेस जुडिकेटा का कॉन्सेप्ट लगेगा, बिकॉज रेस जुडिकेटा जो है वहाँ पर हार्ड एंड फाइनली डिसाइडेड माना जाएगा क्योंकि डेफिनेंट फॉल्ट पर है। तो हमने अभी तक कितने देख लिए, 4 कैटेगरी ऑफ द सूट्स हमने देखे जिनके ऊपर रेस जुडिकेटा लगेगा या नहीं लगेगा। अब उसके बाद आता है कि सब नेक्स्ट कि क्या आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स पे रेस जुडिकेटा लगेगा, आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स पर एस जुडिकेटा लगेगा। आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग हालांकि हमारे मतलब जब तक अनटिल अनलेस यू विल नॉट बी अ डिस्ट्रिक्ट जज, मतलब इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द जुडिशरी एंड इफ़ यू आर नॉट डिस्ट्रिक्ट जज यू विल नॉट हियर द केसेस ऑफ आर्बिट्रेशन, राइट। डिस्ट्रिक्ट जज कैडर, द पर्सन और जज हु इज ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज कैडर यूज टू हियर द आर्बिट्रेशन केसेस, मतलब अंडर आर्बिट्रेशन एक्ट। बट if you are a lawyer or a practicing lawyer or you wanna be a lawyer, so in that case you may appear in front of the any court in India. So in that particular case you must aware that whether the res judicata will be applicable on the arbitration proceedings or not. So arbitration proceedings जो हैं वो टेक्निकली सूट की कैटेगरी में नहीं आती हैं, इनको टेक्निकली बोल रहा हूँ मैं, टेक्निकली सूट्स की कैटेगरी में नहीं आती हैं। तो सेक्शन 11 जो है आपको ऐसा लगेगा कि नहीं लगना चाहिए, बट ब्रॉड प्रिंसिपल जो है डायरेक्टली तो अप्लाई नहीं होगा, बट ब्रॉड प्रिंसिपल जो है वो अप्लाई होगा। देखिए अगर रेस जुडिकेटा फॉर एग्जांपल नहीं भी होती, हमारे सेक्शन 11 के अंदर रेस जुडिकेटा नहीं भी होती, बट ये तो एक बेसिक लॉ है कि दैट देयर मस्ट बी एन एंड टुवर्ड्स द लिटिगेशन। भाई आप लिटिगेशन में जा रहे हो, लिटिगेशन के अंदर समय खराब हो रहा है, व्यक्ति खुद खर्च हो रहा है, उसके बाद उसका पैसा जा रहा है। भाई आप अपने वकील साहब को फीस देते हो, उसके बाद आपका आना जाने का खर्चा रहता है, आप दूर दराज से आते हैं, उसका आप पैसा देते हो, तो टेक्निकली आपका लॉस ही हो रहा है। भाई लिटिगेशन जो है किसी को अमीर नहीं बनाती, मतलब क्लाइंट्स को अमीर नहीं बनाती, नो डाउट। अब एडवोकेट्स का जितने भी लॉयर्स उनका प्रोफेशन है, जजेस का प्रोफेशन है, तो उनको सैलरीज मिलती है। तो मतलब दी अदर स्टेक होल्डर्स, पुलिस हैं उनको सैलरीज मिलती है, डॉक्टर्स हैं उनको सैलरीज मिलती है, अदर स्टेक होल्डर्स तो गवर्नमेंट जॉब्स हैं उनको सैलरीज मिलती है, एडवोकेट्स हैं वो अपना सर्विस कर रहे हैं तो उनको उसकी फ़ीस मिलती है। बट मेन जो व्यक्ति जिन चीज़ों के लिए स्टेक होल्डर्स हैं, भाई ऑल दी स्टेक होल्डर्स ऑफ द जुडिशियल सिस्टम इज़ फॉर द प्लेंटिफ, फॉर द डिफेंडेंट और फॉर द पार्टीज़। सो इन दैट पर्टिकुलर केस अल्टीमेट अगर नुकसान हो रहा है तो पार्टीज़ का नुकसान हो रहा है, बिकॉज ऑल पर्सन्स आर बीइंग पेड वेल,
बट पार्टीज आर एट पेरिल। सो ब्रॉड प्रिंसिपल जो है वो तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से, मतलब दैट इज़ माई पर्सनल व्यू, कि हर प्रोसीडिंग्स पे लगना चाहिए कि दैट देयर मस्ट बी एन एंड टूवर्ड्स लिटिगेशन। अगर डिस्प्यूट हो रहे हैं, कोर्ट में आई है, बट उस कोर्ट को उस केस को फाइनलिटी तक पहुंचा के ख़त्म करिए। अब वो फाइनलिटी अपील में भी आ सकती है, बिकॉज अपील इज़ द कंटिन्यूएशन ऑफ द सूट। आप सुप्रीम कोर्ट तक चले जाइए, लड़िए, बट एक ही जगह पर आप लगातार बम्बारमेंट मत करिए कि एक सूट खत्म हुआ, फिर दूसरा सूट, फिर तीसरा सूट, फिर फोर्थ सूट, तो ये सो ऑन एंड सो फोर्थ चलते ही चला जाएगा। मतलब आपकी पूरी ज़िंदगी चली जाएगी कोर्ट कचहरी के अंदर। सो आई थिंक सो दैट दिस इज़ द बेसिक प्रिंसिपल। और जो हमारा बेसिक प्रिंसिपल है, मतलब जो बेसिक फिलॉसफी है, वो सीपीसी की कहीं ना कहीं यही है। ओके, अपील एंड रेस जुडिकेटा। अपील एंड रेस जुडिकेटा। अपील के केस में क्या स्थिति बनती है वो देखते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, अपील इज़ द कंटिन्यूएशन ऑफ सूट, और जो डिसीजन होगी अपील के अंदर, दैट विल अप्लाई, दैट डिसीजन ऑफ द अपीलेट कोर्ट विल अप्लाई ऑन द सब्सिक्वेंट सूट इन द मतलब नेक्स्ट केस ऑफ द सब्सिक्वेंट कोर्ट। देखिए, एक एग्जांपल से अपन सीखते हैं ना। मान लीजिए ए ने बी के ऊपर सूट फाइल किया, यहाँ पर ट्रायल चला पूरा, और यहाँ पर मान लीजिए जजमेंट हुआ, यहाँ पर जजमेंट हुआ, यहाँ पर कहीं डिक्री हो गई, राइट। यहाँ पर डिक्री हो गई, एक व्यक्ति मान लीजिए ए जीत गया, बी ने ए के खिलाफ अपील फाइल कर दी। बी ने ए के खिलाफ अपील फाइल कर दी, और डिक्री जो है वो अपहेल्ड हुई है। मतलब जो ट्रायल कोर्ट का डिसीजन है वो अपहेल्ड हुआ है, राइट। अब इसके बाद ये सूट नंबर 1 था जिसमें अपील भी हुई है। अब मान लीजिए वापस अगर बी ए के खिलाफ नॉर्मल सूट फाइल करता है, तो ये जो अपीलेट कोर्ट का ऑर्डर हुआ है, दैट विल अप्लाई रेस जुडिकेटा अपॉन द सब्सिक्वेंट कोर्ट। सो तो रेस जुडिकेटा है अपीलेट कोर्ट का, विल ऑल्सो अप्लाई, क्योंकि अपील जो है वो कंटिन्यूएशन ऑफ द सूट है। तो अपील को एक्चुअली क्या माना जाता है, अपील इज द कंटिन्यूएशन ऑफ सूट। और उसको आप अगर मतलब इसमें ये भी आप कह सकते हो सेकंड अपील भी हो सकती है। भाई फर्स्ट अपील हुई, मान लीजिए कि सिविल जज सीनियर डिवीजन या जूनियर डिवीजन से डिस्ट्रिक्ट जज के कोर्ट में हुई, डिस्ट्रिक्ट जज के बाद सेकंड अपील जो हो गई दैट इज़ इन दी हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट में सिंगल बेंच बैठते हैं, उसके बाद फिर डिवीजन बेंच में होगी, मतलब सेकंड थर्ड फोर्थ अपील हो गई, एंड आफ्टर दैट सुप्रीम कोर्ट के बाद फिर रिव्यू, उसके बाद क्यूरेटिव। तो यहाँ से नीचे से लेकर ऊपर तक का पूरा पैटर्न बना है। तो जो भी लास्ट आपका केस होगा, मतलब लास्ट स्टेज होगी अपील की, जो भी लास्ट स्टेज होगी, वो रेस जुडिकेटा लग जाएगा किसके ऊपर, सेकंड कैटेगरी में। मतलब जब आप सब्सिक्वेंट सूट फाइल करोगे तो दैट विल अप्लाई ऑन द रेस जुडिकेटा ऑन द सेकंड सूट। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े। मतलब अपील की बात यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई, अभी इसके अंदर थोड़ा सा डील अपन को करना पड़ेगा, थोड़ा डीप में जाके। यहाँ पर कहीं ए ने बी के ऊपर सूट फाइल किया, कौन से कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर सूट फाइल किया, यहाँ पर हो गई साहब डिक्री। किसके फेवर में डिक्री हुई, डिक्री इन फेवर ऑफ ए। ठीक, अब यहाँ पर जो है बी गया ए के खिलाफ अपील में, बी गया अपील में। अब मान लीजिए अनटिल एंड अनलेस फॉर्मर अपील इज डीम्ड टू बी टेकन एज अ फॉर्मर सूट बाय एनोलॉजी। तो एक्चुअली एनोलॉजी ये है कि अपील चल रही है। अब ये जो अपील है इसको एक्चुअली फॉर्मर सूट मानेंगे, इस अपील को फॉर्मर सूट मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर कहीं फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर बी ने ए के खिलाफ वापस फ्रेश सूट फाइल कर दिया, बी ने ए के खिलाफ फ्रेश सूट फाइल कर दिया, तो एक्चुअली होगा ये कि ये जो अपील का डिसीजन है, जो अपीलेट कोर्ट का जजमेंट है, अपीलेट कोर्ट का जो जजमेंट है, उसको आप अपीलेट कोर्ट का जजमेंट ना मानते हुए आप उसको मान लीजिए कि ये एक फॉर्मर सूट है। क्योंकि फॉर्मर सूट मतलब भाई सेक्शन 11 के अंदर अपीलेट कोर्ट तो लिखा नहीं है, इट इज़ रिटन एज द फॉर्मर सूट। तो ये जो फॉर्मर सूट है इसका रेस जुडिकेटा लग जाएगा किसके ऊपर, रेस जुडिकेटा लग जाएगा आपके अपील मतलब सेकंड सब्सिक्वेंट सूट के अंदर। जो सब्सिक्वेंट सूट है सब्सिक्वेंट सूट के अंदर रेस जुडिकेटा लग जाएगा अपीलेट कोर्ट का। आई होप दैट यू अप्रिशिएट दिस फैक्ट।
So once a party aggrieved in the suit has filed an appeal, so the appeal has been heard to be finally decided. भाई जो अपील है उस अपील को आप क्या बोलोगे जब अपील डिसाइड होगी? सो दैट विल बी डीम्ड एज हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड। क्या अपील के अंदर finally decided, then against the same decree if he files another suit या another appeal, res judicata will apply। अब देखिए इसी के अंदर एक चीज़ और भी है। मान लीजिए इस ये अपील हुई, इसी अपील के खिलाफ अगर आप फिर से अपील करोगे तो क्या रेस जुडिकेटा लगेगा? भाई एक अपील के खिलाफ वापस आपने अपील करा, उस पर नहीं लगेगा, क्योंकि वो कंटिन्यूएशन ऑफ सूट है। मतलब ये समझो, ये एक सूट चला, ये सूट नंबर 1 है। ये क्लियर कर लो अपना कॉन्सेप्ट। सूट नंबर 1 के बाद आपने अपील करी, ये अपील हुई, अपील नंबर 1, इसके ऊपर फिर अपील कर दी, फिर अपील नंबर 2, अपील नंबर 2 हो गई। तो ये मत समझ लेना ये अपील 1 का डिसीजन अपील 2 पे रेस जुडिकेटा लगाएगा, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है ऐसा। क्योंकि जो अपील है, मतलब ये तो अब इसमें अपील नंबर 3 भी हो सकती है, इसके अंदर अपील नंबर 3 हो सकती है, तो एक अपील दूसरे अपील पे रेस जुडिकेटा नहीं लगाएगी। हाँ, इस अपील का जो डिसीजन है, अगर सब्सिक्वेंट सूट आप फाइल करते हो, सब्सिक्वेंट सूट अगर बी ने ए के खिलाफ या ए ने बी के ऊपर कर दिया, तो रेस जुडिकेटा लग जाएगा, उस अपीलेट कोर्ट का जो है वो डिसीजन लग जाएगा। देन वी कैन से दैट द सब्सिक्वेंट सूट विल बी बार्ड बाय द रेस जुडिकेटा। आई होप यू अप्रिशिएट दिस फैक्ट।